कहाँ चले गए थे शाहू? मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था। मैंने ये सोचा कि शायद तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। शाहजेब, जो अपने साथ दिलावर के लिए खाने पीने की चीजें ले आया था, हंसने लगा और उसने ताज़ा ताज़ा रोटियां और दूसरे लवाजमात के साथ दिलावर के सामने रखी तो वो बच्चों की तरह चहकते हुए बोला, अरे वाह यार, ये माल कहाँ से हाथ आ गया। बस तकदीर की बात है। मैंने कहा था ना तुमसे दिलावर कि ये सारे काम अल्लाह ताला के हैं, वही देता है। दिलावर आराम से खाता रहा और फिर सैर होने के बाद बोला, यार तू सच मान, अगर कुछ वक्त खाने के लिए मुझे ना मिलता तो मैं तो लंबा ही हो जाता। बड़ी मदद की है अल्लाह ने। वक्त गुजरता रहा। शाहजेब ने उसे बताया कि खाने पीने की चीजें कहाँ से मिली हैं, तो दिलावर गर्दन हिलाने लगा। रात गहरी होती चली गई, फिर चांद निकल आया और चांदनी फैलती चली गई। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। दिलावर ने कहा, अब बताओ, अब क्या इरादा है? ये रेलवे लाइन हमें स्टेशन तक ले जा सकती है। होना तो ये चाहिए कि अब हम चल पड़ें और किसी शहर में जाकर बसेरा करें। हमारे सामने जिंदगी का एक मिशन है। मैं आज तक नहीं जानता था कि तुम्हारा अपना आगे का क्या इरादा है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो एक ही रास्ता है, वो ये कि माँ और बहन को तलाश करूं। इसके अलावा मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अलबत्ता एक बात मैं तुमसे कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ बोलो। मेकअप का वो सामान, मेरा मतलब है वो मास्क, अब भी मेरे पास महफूज है। हम दोनों चूंकि इस कदर हमशक्ल हैं कि जुड़वा भाई मालूम होते हैं, लोगों के लिए एक अजूबा होता है। दो इंसानों का एक जैसा चेहरा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपना चेहरा उसी तरह तब्दील कर लूं। हालांकि अब ये भी खतरनाक है, लेकिन ठीक है। कम से कम मंजिल तक पहुंचने के लिए तो ये जरूरी है। बाद में जो होगा देखा जाएगा। हम में से एक शेव बनवा लेगा और दूसरा असली शक्ल में रहेगा। मेरा मतलब है बदली हुई शक्ल में। कोई ऐसी तरकीब करेंगे हम लोग कि अलग अलग महसूस हों, वरना एक जैसे होंगे तो साथ ही देखा जाएगा। अच्छा आइडिया है, शाहजेब ने गर्दन हिलाकर कहा। खासी रात तक वो बातें करते रहे और इसके बाद सोने के लिए लेट गए। सुबह उठकर दोनों ने मकई की रोटी का एक एक टुकड़ा खाया और उसके बाद ये फैसला कर लिया कि अब यहाँ से चलते हैं। चुनाचे तमाम कामों से फरागत के बाद वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलते रहे। फिर एक सड़क आ गई और वह सड़क के साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगे। अंदाजा ये हो रहा था कि अब कोई आबादी करीब आने वाली है, और ये आबादी ज्यादा दूर ना निकली। उसके आसार नजर आए, कुछ इमारतें नजर आईं, कारखाने वगैरह थे, और उसके बाद रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए और फिर एक रेल में भी चढ़ गए। बगैर टिकट सफर करना था, आगे के मामलात देखने थे कि आगे क्या होता है। इस सिलसिले में दोनों को कोई परेशानी नहीं थी। वो जानते थे कि उन्हें बाकी का सफर कैसे करना है। चुनाचे वो रेलवे के डिब्बे बदलते रहे, अलग अलग डिब्बों में भी बैठे और रेल सफर करती रही। फिर एक छोटा सा स्टेशन आ गया और वहां उन्होंने कुछ गहमा गहमी देखी। पुलिस वाले किसी को तलाश करते फिर रहे थे। ये लम्हा उनके लिए बड़ा खतरनाक था। चुनाचे दोनों होशियार हो गए। ये तय कर लिया गया कि डिब्बा बदल लिया जाए। चुनाचे वो अंदर ही अंदर होते हुए एक दूसरे से जुदा हो गए। शाहजेब कनखियों से पुलिस वालों की भागदौड़ देख रहा था। रेल को ज्यादा देर नहीं रुकना था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो चल पड़ी। पुलिस वाले वहीं रह गए। जब रेंगने के बाद रेल की रफ्तार तेज हो गई तो शाहजेब ने सुकून का सांस लिया। एक अजीब सी कैफियत उसके दिल में पैदा हो गई और वो सोच रहा था, कम से कम ये गलत हुआ है, वो पुलिस की निगाहों में है और पुलिस उसे दिलावर के धोखे में पकड़ चुकी है। दिलावर तो तेज और चालाक आदमी है और इन रास्तों का राही, लेकिन मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो यह साबित करने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि मैं दिलावर नहीं। ठीक है, अगर बिल्कुल ही सर पर आ पड़ी तो अपने घर वालों से मदद ली जा सकती है, लेकिन ये कोई बात ना हुई। मैं जिस मिशन पर निकला था और जिस आमादगी के साथ निकला वो अधूरा रह जाएगा और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और ये शर्मिंदगी उसे नापसंद थी। रेल ने काफी सफर तय कर लिया। दिलावर वापस नहीं आया। हालांकि इससे पहले भी वो डिब्बे बदलते रहे थे, लेकिन जूं ही थोड़ी देर गुजरती दिलावर उसके पास आ जाता। खासा वक्त गुजर गया और दिलावर नजर ना आया तो उसे बड़ी तशवीश होने लगी। ये क्या हुआ? ये तो उसने देख लिया था कि पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। दिलावर रोशनी में नहीं आया, मगर वो कहाँ गया? वो उसका इंतजार करता रहा और फिर जब बहुत ही देर गुजर गई तो अपनी जगह से उठा और रेलवे के अंदरूनी डब्बों को फलांगता हुआ एक से दूसरे डिब्बे की तरफ चला गया। वो एक एक शख्स को देखता चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो रेल के लंबे चौड़े डिब्बों को अबूर करता हुआ आखिरी डिब्बे तक पहुंच गया। मगर दिलावर का कहीं कोई पता ना था। दिलावर उसी तरफ गया हुआ था। अब तो शाहजेब को तशवीश होने लगी, मगर कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो वहां से वापस पलटा और फिर उतना ही लंबा फासला तय करके उसने पूरी रेल का जायजा लिया, लेकिन उसे पूरा पूरा यकीन हो गया कि दिलावर अब रेल में नहीं। तो क्या वो इस स्टेशन पर उतर गया? मगर क्यों?
ऐसा क्या वाकया हुआ, उसने ये सोचा। कहीं पुलिस से बचने के लिए वो किसी बैतुल खुला वगैरह में न चला गया हो, लेकिन अगर वहां भी चला गया था तो वापस तो आना चाहिए था, या कोई और वाकया। शाहजेब अजीब से अंदाज में सोचने लगा और फिर अपने डिब्बे में आकर बैठ गया। अब उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे और वो परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अगर दिलावर उससे जुदा हो गया तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, वो अपने तौर पर भी अपनी जगह बना सकता था, लेकिन बस एक अच्छा साथ रहा था। तवील तरीन सफ़र तय करने के बाद आखिरकार रेल अपनी मंजिल पर पहुंच गई और यहाँ वो खाली होने लगी। शाहजेब का दिल खून हो रहा था। दिलावर गया तो आखिर गया कहाँ? रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो गर्दन उठा उठाकर चारों तरफ देखने लगा। उस वक्त उसकी दिली आरजू थी कि काश दिलावर अचानक नजर आ जाए। इंसान का इंसान से कोई ना कोई रिश्ता होता ही है, और फिर दिलावर तो उसे अनोखे हालात में मिला था जो हमेशा याद रह जाने वाले थे। लेकिन दिलावर उसे कहीं नजर नहीं आया। उससे थोड़े ही फासले पर एक बहुत ही शानदार फैमिली नजर आ रही थी। सारे के सारे लोग किसी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उनमें लड़कियां भी थी, नौजवान भी, और एक दो उम्र रसीदा अफराद भी। तकरीबन 10-11 अफराद का ये ग्रुप किसी को खुशामदीद कहने के लिए आया था। और फिर एक खूबसूरत सी लड़की जो ट्रेन से उतरी थी उनकी तरफ बढ़ी और सारे के सारे दौड़कर उसकी तरफ लपक गए। एक और लड़की बस वहीं खड़ी रह गई। शाहजेब चूंकि दिलावर की तलाश में भटक रहा था, इसलिए एक निगाह उन पर डालने के बाद फिर इधर उधर देखने लगा। लेकिन वो लड़की जो उसी खानदान से ताल्लुक रखती थी और उधर ही खड़ी रह गई, शाहजेब की तरफ मुतवज्जा हो गई। और दूसरे लम्हे शाहजेब ने उसकी हालत खराब होते हुए देखी। वो फटी फटी आंखों से शाहजेब को देख रही थी। फिर उसके दोनों हाथ उठे, वो चंद कदम आगे बढ़ी और उसके बाद औंधे मुंह जमीन पर आ रही। शाहजेब को बड़ी हैरत हुई। उसे अंदाजा हो गया था कि लड़की की कैफियत उसे ही देखकर हुई है। जैसे ही वो गिरी, उसके साथियों की निगाहें उसकी जानिब उठी और फिर चीखम धाड़ मच गई। सब उसकी तरफ दौड़े। लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो गई। वो लोग उसे उठाने लगे और तरह तरह की आवाजें उनके मुंह से निकलने लगी। लेकिन फिर किसी ने शाहजेब को देख लिया और उनमें से एक मर्द चीखा, अरे अरे, आली, भाभी आली को देखकर बेहोश हुई हैं, आली। ये कहकर वो शाहजेब की तरफ दौड़े। शाहजेब का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। ये नया नाम उसने सुना। उसे ये अंदाजा तो हो चुका था कि लड़की उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और उसी की जानिब लपकी थी और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। बेचारी की नाक पर चोट आई और उसे खून बह रहा था, लेकिन वह बेहोश थी। मुअम्मर शख्स भी उस शख्स के चीखने पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और फिर दूसरा हंगामा हो गया। अब यह हंगामा तीन अतराफ में बट गया। कुछ लोग तो उस लड़की को घेरे में लिए हुए थे जो अभी अभी ट्रेन से उतरी थी और अच्छी खासी शक्ल सूरत की लड़की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वो साड़ी बांधे हुए थी और उसके माथे पर बिंदी भी लगी हुई थी, गोया वो गैर मुस्लिम थी। दूसरा ग्रुप उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया जो बेहोश होकर गिरी थी और तीसरा शाहजेब के गिर्द जमा हो रहा था। वो लड़का जो शाहजेब को देखकर आली आली का नाम लेकर चीखा था, शाहजेब के पास आ गया और बोला, भैया, मेरे प्यारे भैया। ये कहकर वो शाहजेब से लिपट गया। फिर वो मुअम्मर बुजुर्ग भी आ गए। उन्होंने कहा, आली, कहाँ चले गए थे तुम? शाहजेब की आंखें हैरत से फैल गईं। वो लोग किसी गलत फहमी का शिकार हुए थे, लेकिन क्यों, कैसे, आखिर? बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटे, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। खुदा का शुक्र है कि हमें तुम्हारी सूरत तो नजर आई। यहाँ तो ना जाने क्या क्या हो चुका था। शाहजेब ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन एक और औरत जिसकी उम्र 32-33 साल होगी आगे बढ़कर बोली, भैया, ऐसे छोड़ देते हैं घर को? इस तरह नजरअंदाज कर देते हैं सबको? देखो निशात की क्या हालत हो गई है, सूख कर कांटा हो गई है, खड़े खड़े गिरती है और बेहोश हो जाती है। ये दरिंदगी तो नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। हर तरह के इख्तलाफात किसी न किसी तरह आखिर दूर हो ही जाती हैं। ये तो बहुत बुरी बात थी। शाहजेब हवास बाख्ता हो रहा था। ये लोग ना जाने क्या क्या कहते रहे। फिर बुजुर्ग ने कहा, देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं कहता, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, बहुत अच्छे, लेकिन नाराजगियां भी चलती हैं, झगड़े भी होते हैं। ऐसे तो किसी को नजरअंदाज नहीं करते। चलो आओ, घर चलो। लेकिन जनाब, मेरी बात तो सुन लीजिए। शाहजेब ने उन मुअम्मर बुजुर्ग से कहा, बेटे, घर चलो, सारी बातें घर चलकर ही होंगी, मगर मेरी बात तो सुने। भैया, प्लीज भैया, आपको मेरी कसम। देखें भाभी का क्या हाल हो गया है। उसने दूर से उस लड़की की जानिब इशारा किया जिसे सब लोग होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। भाभी। शाहजेब के ज़हन में फिर एक छनाका सा हुआ और वो चकराने लगा। एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी काम कर रही थी, लेकिन किसी ने उसे एक लम्हे के लिए ना छोड़ा। उसने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बुजुर्ग ने कहा, आओ मेरे साथ और सुनो। तुम मेरी औलाद हो और मैंने जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजारी है। बेटा, मेरे लिए और मुश्किल ना पैदा करो। तकदीर ने एक बार फिर तुम्हें हमसे मिला दिया है, तो हमारे साथ ये बदसलूकी ना करना।
तुम्हें खुदा का वास्ता है। शाहजेब एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। एकदम से उसके जहन ने एक फैसला किया, बहुत अच्छे लोग मालूम होते हैं गलत फहमी का शिकार हुए हैं, पता नहीं क्यों। अगर थोड़ा सा वक्त इन्हें दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी उसके लिए यहाँ कोई मंजिल नहीं थी। अब देखना यह था कि तकदीर आगे के लिए क्या फैसला करती है। चुनाचे वो खामोश हो गया। ये लोग स्टेशन से बाहर आए। बेहोश औरत को आहिस्ता आहिस्ता होश आ गया। उसे एक गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन ये गाड़ी वो नहीं थी जिसमें शाहजेब को बिठाया गया। यहाँ 4 गाड़ियां मौजूद थीं, एक से एक शानदार। इसका मतलब है कि बहुत ही दौलतमंद किस्म के लोग हैं। वो शाहजेब को बिठाकर अपने साथ ले चले। एक नौजवान लड़का जिसने सबसे पहले शाहजेब को देखा था, शाहजेब से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहा था। बुजुर्ग भी उसके साथ ही बैठे हुए थे। शाहजेब ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बाद वो जिस कोठी में पहुंचे वो बहुत उम्दा थी। शाहजेब को अंदर ले जाया गया, उसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया। तब बुजुर्ग ने कहा, इसके कपड़े तो सब महफूज है ना? भैया की हर चीज महफूज है, भला मजाल है किसी की कि उसे कोई हाथ लगा सकता। नौजवान ने कहा। फिर बुजुर्ग बोले, जाओ आली जाकर गुस्ल करो बेटा, फिर बैठकर बात करेंगे। यकीनी तौर पर दुनिया की हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल आता है। तुम्हारी मुश्किल का हल भी निकल आएगा। बस जाओ, अब गुस्ल करके कपड़े तब्दील कर लो। बल्कि ऐसे करो नाइला, तुम भैया के कपड़े निकाल दो, घर में पहनने वाले, ये गुस्ल कर लेंगे। जी ठीक है, आइए भाई, नाइला नामी लड़की ने कहा और शाहजेब उसके साथ चल पड़ा। एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में ले जाकर उसने कहा, देख लीजिए भैया, ये सारा कारनामा मेरा है। खुदा की कसम, मैंने आज तक आपके कमरे की किसी चीज को, किसी भी फर्द को हाथ नहीं लगाने दिया। रोजाना आती हूँ, सफाई करती हूँ, आपकी एक एक चीज को एहतियात से रखती हूँ। आप देख लीजिए कोई चीज जाया नहीं हुई। अच्छा, मैं जरा आपके कपड़े निकाल दूं। ये कहकर वो एक अलमारी की जानिब गई। शाहजेब फटी फटी आंखों से ये सारे मनाजिर देखता रहा। लड़की ने अलमारी खोलकर घर में पहनने वाले कपड़े निकाले और उन्हें लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वॉशरूम में जाकर उसने कपड़े लटकाए और बाहर आई। फिर बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, आप गुस्ल करके लिबास वगैरह तब्दील कर लीजिए, देखती हूँ बाहर क्या हंगामे हो रहे हैं। बेचारी निशात भाभी तो मुआफ कीजिएगा, मैंने बेचारी कहा, नाराज ना हो। देखे भैया, गुस्सा आता है किसी की बात पर, लेकिन यह सलूक नहीं किया जाता। आपने हुलिया देख लिया होगा, कैसी तरोताज़ा थी गुलाब के फूल की तरह, और अब क्या हशर हो गया। खड़े खड़े गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। मैंने सारी रात उन्हें सिसकियां लेते हुए सुना है। नहीं भैया, बुरी बात, ऐसा नहीं करते। शाहजेब ने खामोशी इख्तियार किए रखी। लड़की बाहर निकल गई तो शाहजेब ने गहरी सांस ली और उसी वक्त उसकी निगाहें एक खूबसूरत कॉर्नस की जानिब उठ गईं। कॉर्नस पर एक बहुत ही हसीन तस्वीर फ्रेम में लगी हुई थी। ये 2 अफराद की तस्वीर थी, एक मर्द और एक औरत। लेकिन दूर ही से शाहजेब को एहसास हुआ कि मर्द के नकूश उसके चेहरे से मिलते जुलते हैं। उसके कदम कॉर्नस की जानिब उठ गए। तब उसने वो हैरत अंगेज मंजर देखा। 100% उसकी अपनी ही तस्वीर थी और उसके साथ ही एक बहुत ही हसीन लड़की की तस्वीर जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शाहजेब ने फौरन ही अंदाजा लगा लिया कि उसी लड़की की तस्वीर है जो उस वक्त स्टेशन पर बेहोश होकर गिरी। उसके मुंह से आवाज निकली, निशात। और फिर उसने वो तस्वीर देखी जो उसकी अपनी थी और उसके जहन में एक खाना सा खुल गया। तीसरा हमशक्ल। किस रफ्तार से ये सारे हमशक्ल मिल रहे हैं। वाह दादी अम्मा, क्या चक्कर चलाया तुमने। इससे पहले कि जबकि मुझे ये मालूम नहीं था कि बकौल तुम्हारे दुनिया में हर शख्स के साथ हमशक्ल होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह हैरानी से उस तस्वीर को देखने लगा। जरा भी फर्क नहीं था। उसे दिलावर याद आ गया। दिलावर भी उस तस्वीर को देखता तो दंग रह जाता। अचानक ही शाहजेब के मुंह से हल्का सा कहकहा निकल गया, वाह अल्लाह ताला, वाकई तुमने हर इंसान के साथ हमशक्ल बनाए हैं। अब हो गए हैं 3, बाकी 4 कहाँ हैं। फिर उसे एकदम ख्याल आया कि उसे गुस्ल करना चाहिए। वैसे उसने दिल में और भी बातें सोची थीं। गुस्ल खाना गजब का था, बहुत वसी और बहुत ही शानदार। इंग्लिश फिटिंग थी सारी की सारी। शाहजेब खुद भी किसी घटिया फैमिली का बंदा नहीं था। उसके घर भी इसी तरह की तमाम चीजें मौजूद थीं और वो इनका इस्तेमाल करना जानता था। उसने खूब उम्दगी के साथ गुस्ल किया। दिलचस्प बात यह थी कि वॉशरूम में शेव का सामान मौजूद था, इंतहाई जदीद किस्म का। वैसे उसे ये अंदाजा हो गया कि आली नामी जो शख्स उसका हमशक्ल है उसकी घर में बड़ी इज्जत है और उसे मोहब्बत भी की जाती रही है। शेव का सामान खराब नहीं हो सका। पता नहीं आली को उन लोगों से जुदा हुए कितना वक्त गुजरा है और वो है कहाँ। खैर, अब जो कुछ भी है मैं उन लोगों पर इंकशाफ करूंगा आराम से, जरा सा दम तो ले लूं। और उसने यही मुनासिब समझा और आखिरी फैसला यही किया कि फौरी तौर पर उन लोगों को यह नहीं बताएगा कि वो आली नहीं। अब जरा खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, लेकिन तमाम अदब आदाब के साथ, ताकि किसी के ज़मीर पर कोई दाग ना आए।
غسل خانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور اس کا دل ڈول کر رہ گیا۔ بہت عرصے کے بعد اسے اپنی شکل نظر آئی۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ خوش شکل تھا۔ دادی اماں تو روزانہ صبح اٹھ کر اس کی نظر اتارا کرتی تھی۔ اس وقت پھر وہی دلکشی اس کے چہرے پر آ گئی۔ بہت عرصے تک مشکلوں میں ڈوبا رہا۔ کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئی تھی لیکن اب پھر ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا تھا۔ گھر کے لوگ یاد آئے تو دل میں تھوڑی سی اداسی سی طاری ہوئی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو کئی افراد کو کھڑے ہوئے پایا۔ غالباً اسی کے لیے آ کر کھڑے ہوئے تھے، یا شاید یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں وہ نکلنے کے بعد غائب نہ ہو جائے۔ آخر قصہ کیا تھا؟ اسے ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی۔ اس ٹیبل پر بزرگ اور گھر کے دوسرے افراد موجود تھے۔ غالباً کھانے پینے کا سامان لگایا گیا تھا۔ اسے بیٹھنے کی پیشکش کی گئی اور اس کے بعد کھانا پینا شروع ہو گیا۔ سارے کے سارے اس کی جانب متوجہ تھے، لیکن وہ لڑکی نہیں جو بے ہوش ہوئی تھی اور جسے نشاط کہا گیا۔ شاہ زیب اب اس قدر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا کہ وہ لڑکی کے بارے میں سوالات کرتا۔ خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کی غلط فہمی درست ہے، کیونکہ جو تصویر میں نے کارنرز پر دیکھی ہے اسے دیکھنے کے بعد صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں۔ کھانا ختم ہوا تو عمر رسیدہ عورت نے کہا، آرام کرو بیٹے، کتنا تھک گئے ہوگے تم، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ جس الجھن کا شکار تھا وہ اسے خاصی مشکل میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا کہ چونکہ وہ اس شکل کا ہم شکل ہے جس کا نام علی ہے، اس لیے ان سب کو غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن تھی مزے کی بات۔ خیر، وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچ گیا جو اس کی خوابگاہ کے طور پر تھا، اور سوچنے لگا اب کرنا کیا چاہیے۔ ان لوگوں کو اس غلط فہمی سے کیسے نجات دلائی جائے کہ میں علی نہیں، اپنے بارے میں انہیں کیا بتایا جائے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ رات ہو گئی۔ اچھی حیثیت والے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ابھی اسے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہیں کون اور علی کا کیا قصہ ہے۔ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر کسی نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا یہ وہی عورت تھی جو اسے دیکھ کر بے ہوش ہوئی، اور اس کا نام نشاط بتایا گیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے میں محسوس کیا کہ وہ خاصی کمزور ہے۔ اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد پرکشش تھی۔ شاہ زیب جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نشاط نامی لڑکی آگے بڑھی اور اس نے بڑے دلدوز انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے بس مجھے کچھ لمحے دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بات کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، کوئی رعایت نہیں مانگوں گی آپ سے، بس خدا کے لیے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے، 2 قدم آگے بڑھی تو لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اب یہ مجبوری تھی کہ شاہ زیب اسے گرنے سے روکے۔ وہ پھرتی سے لپکا اور اس نے اسے گرنے سے بچایا۔ آئیے، براہ کرم بیٹھ جائیے۔ لڑکی نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے شاہ زیب کے رویے پر اسے حیرت ہوئی ہو۔ پھر اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، بس ایک بار مجھ سے بات کر لیجئے، اور خدا کے لیے صرف ایک بار غور کر لیجئے کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ آپ اطمینان سے بیٹھیے، میں آپ کی بات سنوں گا، شاہ زیب نے کہا، اور لڑکی مسیری پر بیٹھ کر اسے عجیب سی درد بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ شاہ زیب نے ایک کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں نشاط صاحبہ، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ دیکھیں علی، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ناصر میرے بچپن کا ساتھی تھا، میری ایک ہی پھوپھی تھی جن کا وہ بیٹا ہے۔ بے شک ہم دونوں ایک دوسرے سے متاثر تھے، اور بے شک ناصر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کو قسم کھا کر بتاتی ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک بھائی کا پیار تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ پھوپھی نے رشتہ دیا تو آپ یقین کریں میری بجائے میرے والدین نے ان سے کہا کہ نشاط ناصر کو بھائی کی طرح سے چاہتی ہے، اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ بے شک یہ رشتہ جائز ہے، لیکن ہم ایک المیہ نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ جو لڑکی ناصر کو اپنا بھائی سمجھتی ہے وہ اسے اپنا شوہر کیسے مان لے گی؟ پھوپھی اور پھوپھا صاحب نے بہت کوشش کی، مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی وہی الفاظ کہے جو میرے گھر والوں نے کہے۔ ناصر بہت شریف تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا، نشاط، ہماری چاہتیں اپنی جگہ، ہمارے جذبات اپنی جگہ، لیکن اگر میرے لیے کوئی گنجائش ہے تو مجھے بتا دو، کیونکہ بچپن کا یہ رشتہ مضبوط بنیادوں پر بھی استوار ہو سکتا ہے، بس تمہاری منظوری کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ جو خون سگا نہیں ہے، یعنی جس سے شادی ہو سکتی ہے، اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جائے کہ اس کے لیے دل میں بھائی کا مقام ہے۔ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو میں نے اسے کہا، ناصر تم یقین کر لو، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے بڑا پیار ہے۔ وہ پیار جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں پل رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ناصر تم سے شادی کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔
जब भी मैंने तुम्हें देखा और महसूस किया तो तुम मुझे एक भाई ही नजर आए। वो खामोश हो गया और इसके बाद वो मुल्क से बाहर चला गया। फिर उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा। आपसे मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है आली, उसमें इस हद तक तो सच्चाई जरूरी थी कि नासिर और मैं हमेशा साथ रहे। हमने तालीम भी एक साथ मुकम्मल की, लेकिन कम से कम मेरे दिल में नासिर के लिए कोई जगह नहीं थी। आपको जिन लोगों ने यह बात बताई उन लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो हमारे घर से पुरानी मुखालफत रखते हैं। वो हमेशा इन कोशिशों में मसरूफ रहे कि किसी न किसी शक्ल में हमें नुकसान पहुंच जाए। हमारे अजीज ही हैं वो, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है बस खुदा उन्हें इनका अजर दे। इसके अलावा मैं और क्या कह सकती हूँ आली। आप मेरी वजह से ये घर छोड़कर चले गए। आपको नहीं मालूम कि घर वालों पर क्या गुजरी, लेकिन ये सब इतने अच्छे लोग हैं कि किसी ने मुझे मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। आली, खुदा के लिए सोचिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे इस तरह दूसरों के रहमो करम पर ना छोड़िए। मैं जिस तरह भी आप कहेंगे जिंदगी गुजार लूंगी। आप अगर मुझे नापसंद करते हैं तो कीजिए, बस मेरा नाम अपनी बीवी की हैसियत से रहने दीजिए। आप अगर जिंदगी में दूसरी शादी करना चाहें तो आप यकीन करें कि आपकी सबसे बड़ी साथी मैं होंगी। मैं कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। मैं खामोशी से ये सब कुछ सुन रहा था और शशदर था कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना था। सारी सूरत हाल मुझे समझ में आ गई। ये कैसे शख्स की बीवी थी जिसे यह बताया गया कि ये किसी और लड़के से मोहब्बत करती है या करती थी, और इसकी शादी आली के साथ हो गई। तब आली इस बात पर बरगश्ता हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस सिलसिले में क्या बताऊं। शाहजेब बड़ी उलझन का शिकार हो गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा, फिर उसने कहा, एक बात बताइए निशात, क्या आपको मेरी आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं महसूस हो रही? मेरा मतलब है मेरी आवाज़ बिल्कुल पहले जैसी है। आवाज़? निशात ने ताज्जुब से कहा। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं समझी। और मेरा रंग, मेरा रूप, मेरे नकूश, मेरी जिसामत, मेरे चलने फिरने का अंदाज, मेरे खाने पीने की चीज़ें, और ये देखिए मेरे हाथ, मेरे पाँव, क्या कोई भी ऐसी अनोखी बात नज़र नहीं आ रही आपको इसमें जो आपको हैरान करे? निशात के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वह मुझे देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? निशात, माफ़ कीजिए निशात साहिबा, आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि मैं आली नहीं हूँ। मैं आली का हमशक्ल हूँ, लेकिन आली नहीं हूँ। देखिए, बहुत बाइज्जत लोग हैं आप, बहुत अच्छा घराना है आपका। अभी मैं यहाँ के किरदारों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जितने लोग मुझे नजर आए हैं सब काबिल एहतराम और अच्छे लोग मालूम होते हैं। निशात हक्का बक्का उसे देखी जा रही थी। निशात साहिबा, अगर मेरी वजह से किसी को ज़हनी तकलीफ पहुंची हो या पहुंची है तो यकीन कीजिए मैं अपने आप को कभी मुआफ़ नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आली नहीं हूँ, बल्कि आली का हमशक्ल हूँ। निशात मुझे देखती ही रही, फिर उसने दोनों हाथ मुंह पर रखे और सिसक पड़ी। वो रोने लगी। मैं खामोशी से बैठा उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, आप इस बारे में मेरी क्या मदद कर सकती हैं? आली, आप आली हैं, आप आली ही है। घर से बाहर रही हैं, पता नहीं किन हालात में गुजारा किया है। आपकी आवाज़ और बोलने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन आली, मैं जानती हूँ कि आपने ये अंदाज़ ख़ास तौर से इख्तियार किया है और आप जानबूझकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप आली नहीं। शाहजेब ने गहरी सांस ली और बोला, खुदा आपको अक्ल दे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये हमारा मुश्तरका बेडरूम है? नहीं, माफ़ करेंगे आप मुझे, प्लीज़ मुझे बताइए, ये हमारा मुश्तरका बेडरूम है क्या? तो और क्या? तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बेडरूम में प्लीज़, आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बाहर सो जाऊँगी, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, लेकिन बस आप यहाँ से कहीं ना जाएं, आप यहीं रहें। आपकी इनायत होगी, आपकी शुक्रगुजार होंगी मैं। आप जैसा भी हुक्म देंगे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सारी जिंदगी मैं आपसे दूर रहूंगी। मुझे अगर चाहें तो इसी कमरे में रहने दें। और वो एकदम चुप हो गई, मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं कभी आपसे कुछ नहीं तलब करूंगी, कोई चीज़ नहीं मांगूंगी। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी, जिंदगी इसी पर गुजार दूंगी, लेकिन बस मेरा मान रहने दीजिए। आपको पता नहीं मेरे घर के लोग कितने दुखी हैं। मेरी अम्मी भी बीमार रहती हैं, मेरी भी हालत देख लीजिए। अबू खलाओं में घूरते रहते हैं, कहते हैं, बेटा, वालिदैन कभी अपनी औलाद की तकदीर नहीं बिगाड़ते। हम बहुत सी ऐसी मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं जिनमें हमारी अपनी कोशिशों का कोई दखल नहीं होता। जिन्होंने हमारे दरमियान ये आग लगाई है उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि खुदा उन्हें अकल दे और उन्हें उनके किए की सज़ा ना दे। ये कहते रहते हैं अब्बू, प्लीज़ आली मान जाइए। अच्छा, तो आप एक काम करें, वो लड़की नाला जो है वो मेरी बहन है ना? मैंने सवाल किया तो निशात मुझे देखने लगी। खैर, मैं आगे बात करता हूँ। आप ऐसा कीजिए, जाइए और उसके पास सो जाइए और थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए कि मैं इन लोगों के जहन साफ कर लूँ। देखें निशात, एक रात भी अगर आप मेरे कमरे में सोएं, चाहे सोफे पर सोएं, चाहे कहीं ज़मीन पर,
लेकिन लोग तस्लीम नहीं करेंगे। वो यही समझेंगे कि मैंने आपको अपनी बीवी समझ लिया है। और जब आपको इस बात का इल्म होगा कि मैं आली नहीं हूँ, तो मुझे बताइए, आप आली को क्या जवाब देंगी? बताइए मुझे निशात, प्लीज़ आप मुझे बताइए। वो मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आली गुंजाइश रखिए कि आप मुझे मुआफ़ कर सकें। मैं अब भी यही कहूँगी कि नासिर मेरे लिए सगे भाइयों जैसा था। मैं सारी ज़िंदगी यही कहती रहूँगी, आप माने या ना माने, मैं मान लूँगा। आप जाइए। निशात दुख भरे अंदाज में मसहरी से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। फिर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन एकदम ठिठक गई, क्योंकि थोड़े फासले पर वह बुजुर्ग जो यकीनन इस घर के सरबराह थे और वो बेगम साहिबा जो लाजमी तौर पर आली की वालदा थीं खड़े हुए थे। निशात को देखकर उन्होंने गर्दन हिलाई और दोनों अंदर आ गए। औरत ने मुझे देखते हुए कहा, आली मैं कौन हूँ तुम्हारी? आप मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। आपको माँ का दर्जा देता हूँ मैं, और मैं माँ नहीं हूँ क्या तुम्हारी? आप थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। मैं पहले भी ये बात कहना चाहता था, लेकिन आपने नहीं सुनी। बराहे करम मेरी बात सुन लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अदाकारी कर रहे हो आली बेटा। वालिदैन रोज़े अव्वल से औलाद को पालते हैं। उनकी एक एक जुम्बिश, एक एक हरकत, एक एक बात से वाकिफ़ होते हैं। बाद में अगर औलाद ये कहना शुरू कर दे कि वो हमारी औलाद नहीं है, तो वालिदैन खामोश तो हो सकती हैं किसी मजबूरी की बिना पर। यकीन नहीं कर सकते कि औलाद जो कुछ कह रही है वो दुरुस्त है। आप प्लीज़ बैठ जाइए। निशात आप भी आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। शाहजेब ने कहा और तीनों बैठ गए। मैंने अभी अभी निशात साहिबा को बताया है कि मैं आली नहीं, बल्कि सिर्फ उसका हमशक्ल हूँ। मेरा ताल्लुक भी एक बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ घराने से है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे घर में भाभियाँ भी हैं, बहनें भी, मेरी दादी अम्मा भी हैं, मेरी वालदा भी हैं और मेरे वालिद भी। सब हैं मेरे घर में और सब बाइज्जत हैं। मैं एक इज्जतदार घराने की हुर्मत को दागदार नहीं कर सकता। मेरा ज़मीर मुझे इतने कचोके देगा कि मैं कोड़ी होकर मर जाऊंगा। वाहदाहू ला शरीक की कसम, मैं आली नहीं हूँ, मेरा नाम शाहजेब है। बस इतनी सी खराबी है कि मैं आली का हमशक्ल हूँ। निशात मेरे कमरे में आई थी सोने के लिए। वो मेरे लिए एक इंतहाई मोहतरम हस्ती हैं। एक दिन अगर वो मेरे कमरे में सो जाती और बाद में ये बात पता चलती कि मैं आली नहीं हूँ, तो बताइए इनकी क्या हैसियत रहती? ये बहुत बड़ा अलमिया होता। मैंने इनसे यही कहा कि वो जाएं और नाइला के कमरे में जाकर उसके साथ सो जाएं, ताकि वो गवाह रहे कि। शाहजेब खामोश हो गया। बुजुर्ग और औरत उसे हैरत से देख रहे थे। फिर औरत ने कहा, मैं जानती हूँ तू बहुत बड़ा मस्खरा है। कॉलेज में भी अदाकारी किया करता था और तरह तरह के नाटक भरता था। पूरा नौटंकी है तू, याद है? एक दफ़ा तू घर आ गया था एक गेटअप करके, और ना जाने कितनी देर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। तू आवाज़ भी बदल लेता है, चेहरे के तासुरात भी बदल लेता है। आली, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था हमें, मगर अब तू तो संजीदा हो गया है, शादीशुदा है, कल को बाल बच्चों वाला भी बन जाएगा। बेटा अब ऐसा नहीं करते। देख, हमें सब कुछ बता दिया है निशात ने कि तू किसी गलत फहमी का शिकार है। उस बच्चे को भी निशात की वालदा ने बुलाया और उसने कहा है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान आ जाएगा और तस्दीक करेगा कि निशात हमेशा उसके लिए मोहतरम रही है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मानूस बेशक थे, लेकिन उनके दरमियान कभी कोई गंदगी जन्म नहीं ले सकी। बेटा, ज़रा सी गलत फहमी से इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। क्या हाल हो गया उसका, तुम देख रहे हो? सारा चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, कैसी कैफियत का शिकार हो गया है। मुआफ़ कर दे उसे बेटा, वो बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। काश कोई ऐसी बात होती कि मैं आपको यकीन दिला सकता, लेकिन इतना काम आप ज़रूर कीजिए मोहतरमा कि निशात को मेरे कमरे में ना सुलाइए। आप उसे अपनी सरपरस्ती में ले लीजिए। खुदावंद आलम हमेशा बेहतर करता है। मेरे जज्बे नेक हैं। मैं निशात के नाम को दागदार नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, लेकिन आप ऐसा ना कीजिए। निशात, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं आली नहीं हूँ, वाकई आली नहीं हूँ। अम्मी जान, बाबा साहब, मैं आली नहीं हूँ, शाहजेब ने कहा और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर बुजुर्ग खातून बोली, देख आली, हम वक्त का इंतजार कर लेंगे, लेकिन बेटा मेरी एक बात मान लोगे? जी जी, आप हुक्म करें। जाना नहीं यहाँ से, तुम्हें मेरी दूध की कसम। हालांकि ये जज्बाती सा जुमला है, लेकिन फिर भी मैं कहे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें मेरी दूध की कसम, जाना नहीं यहाँ से, जब तक सारी बातें साफ ना हो जाएं। शाहजेब थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो आप लोगों से इजाज़त लेकर ही जाऊँगा, और खुदावंद आलम का अगर हुक्म हुआ तो कोई ना कोई खुशखबरी ही देकर जाऊँगा। बस आप इस बात का ख्याल रखें कि निशात मेरे लिए एक मुतबर्रिक हैसियत है। मैं इस गलत फहमी से कोई फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, और खुदा के लिए निशात, आप मुझसे दूर रहा करें, मेरे करीब ना आइएगा, मैं बताए देता हूँ। निशात एकदम से बिलक बिलक कर रो पड़ी। बुजुर्ग औरत और बुजुर्ग मर्द उसे सहारा दे रहे थे।
शाहजेब जानता था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। वो लोग अब भी यही समझ रहे थे कि शाहजेब अदाकारी कर रहा है। कुछ देर के बाद वो उठकर चले गए और शाहजेब दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। क्या अजीब और दिलचस्प सिचुएशन थी। ऐसे वाकयात फिल्मी कहानियों में तो मिल जाती हैं, हकीकी जिंदगी में जरा ऐसा कम ही होता है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि फिल्मी कहानियां भी तो हकीकी जिंदगी से मुतासिर होकर लिखी जाती हैं। इसमें कौन सी अजनबी बात है, लेकिन है बड़े दिलचस्प मामलात। तीसरा हमशक्ल। हाँ, तीसरा हमशक्ल। शाहजेब ने सोचा और उसकी हलक से कह कहा निकल गया, वाह दादी अम्मा, क्या कहानी सजा दी है आपने मेरी खोपड़ी में। लेकिन बात आपकी भी गलत नहीं है, 2 तो मिल गई हैं, बाकी कहाँ हैं। तलाश किए बगैर घर वापस नहीं आऊँगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और इस तलाश के लिए मेरे पास जितना वक्त है वो आप भी जानती हैं। अचानक ही वो उछल पड़ा। एक और एहसास उसके दिल में जागा। घर में था तो कभी कभी उसे चक्कर आते थे, गिर जाता था, हालत बिगड़ जाती थी। लेकिन अब जब से घर से बाहर निकला था बिल्कुल सही था। हालांकि पै दर पै मुसीबतें पड़ रही थीं, लेकिन यूं लगता था जैसे ये मुसीबतें उसके लिए टॉनिक का काम कर रही हों। बिल्कुल सही कंडीशन थी। पिछले दिनों दिलावर के साथ कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, भूख प्यास और अजीबोगरीब सूरत हाल। लेकिन बेहतर था कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं आया। इस बार तो उसके दिल को खुशी का एहसास हुआ। डॉक्टर सुलेमान ने जो पेशगोई की थी वो एक तरह से पूरी हो रही थी। खुदा करे ऐसा ना हो। जिंदगी को आखिर मौत से हमकनार होना पड़ता है, लेकिन अगर डॉक्टर सुलेमान की शिकस्त हुई तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। वो यही कुछ सोचता रहा। फिर दिलावर याद आया और उसके मुंह से आवाज निकली, भाई दिलावर, कहाँ चले गए हो यार। तुम जैसे भी हो मगर हो बहुत अच्छे आदमी। पता नहीं दोबारा मिलोगे या नहीं। जाहिर है तुम्हारी मंजिल अलग है, मेरी अलग। तुम्हारी जिंदगी का मिशन और है और मेरी जिंदगी का और। खुदा करे तुम अपने उस मिशन में कामयाब हो जाओ, तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें मिल जाएं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। फिर उन बुजुर्ग खातून का ख्याल आया। वो उसे अपना बेटा समझ रही थी और दूध की कसम देकर गई थी। उसने दिल में सोचा, अम्मा जी, कुछ अरसे तो वाकई मैं यहाँ सुकून से रहूंगा, लेकिन जाना तो मुझे होगा और जो वादा आपसे किया है वो पूरा भी करूंगा। लेकिन वही मेरे ज़रफ़ की शनाख्त होगी। फिर अपने आप को थपकी देते हुए बुड़बुड़ाया, चलो ठीक है बेटा, एक अच्छा घराना मिला है, खूब दिल भर के खाने पीने को मिलेगा। चल बेटा, थोड़ा वक्त आराम कर ले। इसके बाद ना जाने तकदीर में क्या क्या धक्के लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि दिलावर की पुलिस को तलाश थी और मैं दिलावर का हमशक्ल था, जबकि मैं दिलावर की तरह ज़हीन और होशियार नहीं था। वो अपने आप को बचाना जानता था और मुझे उस तरह की कोई मश्क नहीं थी। खैर, जिंदगी तजुर्बात ही का नाम है। मेरे जहन में वही एक आखिरी पॉइंट था। हाथों की लकीरों से पता चल सकता है कि बंदा वो है या नहीं जो उसे समझा जा रहा है। अब मैं इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ कि अपने आप को दिलावर तस्लीम कर लूंगा। इन्हीं सोचों में खासा वक्त गुजर गया। वो लोग मेरी हदायत के मुताबिक निशात को मुझसे दूर रख रहे थे, लेकिन मुझे इस बात का इल्म हो गया वो मुझे आली ही समझ रही हैं और ये सोच रही हैं कि मैं निशात से बरगश्ता हूँ। मुझे तकरीबन कहानी मालूम हो चुकी थी। बेचारी निशात गलत फहमी का शिकार हो गई। काश वो गधे का बच्चा मिल जाए जिसका नाम अली है। मैं उसे बताऊं कि एक अच्छी खासी शरीफ बीवी को गलत फहमियों का शिकार होकर क्यों तकलीफ दे रहा है। यही सारी बातें चल रही थी उनके ज़हन में। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन कुछ और कहानियां इल्म में आई। इस दौरान निशात मेरे सामने ही नहीं आई। मुझे उस खूबसूरत और नफीस शख्सियत के लिए दिल में दुखन का एहसास भी होता। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे एक बार फिर बुलाकर समझाऊं और उसे कहूं, निशात देखो, तुम इंतहाई खूबसूरत हो। ये अलग बात है कि मैं फितरतन बुरा नहीं हूँ। मेरी जगह कोई भी शख्स होता तो इस मौके से जो फ़ायदा उठाता, उसके लिए तुम तमाम ज़िंदगी रोती रहती। वो तो खुश नसीबी है तुम्हारी कि मैं फितरतन बुरा आदमी नहीं हूँ और ना ही मेरा खून ख़राब है। तीसरे दिन जो दिलचस्प बात हुई वो ये थी कि मैंने एक खूबसूरत गाड़ी में से कुछ मेहमानों को उतरते हुए देखा। एक बुजुर्ग जोड़ा था, साथ 2 लड़कियां, एक नौजवान भी था। ये 5 अफराद मेहमान के तौर पर यहाँ आए। उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया और वो अंदर आ गए। मुझे कुछ खास तशवीश नहीं थी, लेकिन नायला जो अली की बहन थी और अब मेरी बहन थी, मुंह बनाए हुए मेरे पास आई, भैया जी, एक दरख्वास्त करूं आपसे। आप नायला है ना? मैंने कहा, देखो तुम्हें मालूम है कि मैं पूरे खानदान में इंतहाई बदतमीज़ लड़की मशहूर हूँ। लाख कोशिश करूं लेकिन मेरी जुबान नहीं रुकती। तुम बहुत अच्छे अदाकार थे, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन जिन लोगों के साथ तुम अदाकारी कर रहे हो वो तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई हैं। शाहजेब ने अपना सर पीट लिया। मैं कोई बुरी बात नहीं कहूँगी अली भैया, खुदा के लिए ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा हरगिज ना करो। इंसान इंसान होता है, जिंदगी बहुत मुख्तसर चीज़ है। ना खुद किसी के हाथों दुख उठाओ न किसी को दुख दो, इसका जवाब खुदा को देना होता है। मुझे तो हंसी और गुस्सा दोनों ही आ गए। मैंने कहा, नायला कहूँ आपको या मुल्लानी कहूँ? जो दिल चाहे कह लें,
इस वक्त मैं जो आपको बताने आई हूँ वो ये है कि आपको मालूम है कि अंकल बहुत कमज़ोर दिल आदमी है। वो दिल के मरीज रह चुके हैं और अब भी कभी कभी उनकी हालत ख़राब हो जाती है। खुदा के लिए उनके दिल को कोई ऐसा सदमा मत पहुंचाना कि उनकी ज़िंदगी और मुख्तसर हो जाए। अच्छा एक बात सुनो, ये अंकल हैं कौन? शाहजेब ने कहा और नायला खूनी निगाहों से उसे देखने लगी। नहीं बाज आना ना आपने। नायला एक काम करो, मैं जो तुम्हें बताऊं वो करती रहो, बाद में जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। क्या मतलब? मुझे इन लोगों के बारे में बताओ कि ये हैं कौन? आपके सास ससुर हैं, 2 अदद सालियाँ और 1 अदद साला है, और मेरे लायक कोई खिदमत नहीं। मगर ये क्यों आए हैं? आपको चांद पर ले जाने के लिए। गालिबन इन्होंने चांद के सफ़र का इंतज़ाम कर लिया है, नायला ने जले भुने लहजे में कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। शाहजेब को जोर की हंसी आ गई। आइडिया तो अच्छा है, चलो नायला बीबी चांद का भी एक चक्कर लगाएं, उसने हंसते हुए कहा और फिर आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। बहुत ही उम्दा किस्म का सूट पहना उसने। आखिर ससुराल वाले आए थे, उनके सामने जाना था और फिर यही हुआ। दोपहर के खाने पर उसका बुलावा आ गया और वो तैयार होकर चल पड़ा। उस वक्त बेशक घरेलू लिबास में था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। वैसे भी वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। जब वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि बहुत सी निगाहें उसे देखती रह गई हैं। खास तौर से वो दोनों लड़कियां जिनके बारे में उसे पता चल चुका था कि निशात की बहनें हैं। उनके नक्शो निगार भी निशात से काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। वो सब उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए पसंदीदगी और फिर नाराज़गी के आसार उभरे। मुअम्मर शख्स ने, जो निशात के वालिद थे और जिनका नाम बाद में मालूम हुआ कि वो कमाल अहमद थे, खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। आगे बढ़े और उसे हाथ मिलाया। कैसे हो आली? उसने गर्दन उठाकर उन्हें देखा और फिर गर्दन खम करके बोला, ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। बैठो बेटा। शाहजेब कुर्सी पर बैठ गया तो शेख साहब ने सबसे खाने की इस्तदा की और खामोशी से खाना शुरू हो गया। निशात भी मौजूद थी और अपनी माँ के पास गुमसुम सी बैठी हुई थी। दोनों लड़कियां जो निशात की बहनें थीं कितनी ही बार अजीब सी निगाहों से शाहजेब को देख चुकी थीं। उन्होंने कानों में कुछ खुसर फुसर भी की। बहरहाल खाना खत्म हो गया तो शेख साहब ने कहा, आली, कमाल साहब तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। जी मैं हाजिर हूँ, शाहजेब बोला। तो फिर दूसरे कमरे में चले जाओ, हम लोग तुम्हारे दरमियान मदाखलत नहीं करेंगे। आप पसंद फरमाएं तो आ जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कमाल अहमद साहब ने कहा। नहीं भाई, तुम लोग खुलकर बात करो। गर्ज ये कि शाहजेब को दूसरे कमरे में ले जाया गया। ये कोठी बहुत ही शानदार थी, लेकिन शाहजेब की कोठी भी किसी से कम नहीं थी। नशिस्त का ये कमरा बहुत खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था। दूसरी लड़कियां और नौजवान भी साथ आए। शाहजेब ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि ये नया खेल जो शुरू हुआ है उससे लुत्फ अंदोज हुआ जाए। हालांकि सूरत हाल बुरी थी, लेकिन उसका अपना ज़मीर साफ था। उसने जो तरीका, जो रवैया अपनाया, वो एक शरीफ नौजवान का रवैया होना चाहिए था। बैठो बेटे, कमाल अहमद साहब ने कहा। उनकी बेगम ने आगे बढ़कर शाहजेब की सूरत देखी और फिर आंखों पर दुपट्टा रख लिया, फिर बैठ गईं। उनकी आंखें नम हो गई थीं। निशात भी साथ मौजूद थी और सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठी हुई थी। कमाल अहमद ने कहा, तुम्हें मालूम है कि हम लोग तुम्हारी आमद का सुनकर आए हैं। बेटे, बुजुर्गों को इज्जत देना इज्जतदार लोगों का ही काम है, और तुम्हारे खानदान से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि नेक लोगों का खानदान है। बेटा यकीन कर लो, निशात ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो बिल्कुल ठीक है। बिला वजह एक ऐसी मुश्किल दरपेश आ गई जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं। नासिर के बारे में तुम्हें इल्म है कि मेरा करीबी अजीज है और बचपन से निशात के साथ पला बढ़ा। होता है, बचपन से अगर इतना साथ हो और रिश्ते ऐसे हों तो जहनों में फितूर आ ही जाता है। लेकिन बेटा, करना तो वो होता है जो तकदीर का फैसला होता है। तकदीर ही रास्ते मुतय्यन करती है। अगर तुम मुझे एक सच्चा इंसान समझो, और जैसा कि मेरे पूरे माजी से जाहिर है, तो तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि निशात के और नासिर के दरमियान कोई ऐसी कैफियत नहीं जो काबिल एतराज़ हो। दोनों बहन भाइयों की तरह पले बड़े हैं। बस रिश्ता ऐसा था कि ये बात सोची जा सकती थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हुई, मुमकिन था। अगर तुम्हारे साथ निशात की शादी ना हुई होती तो मैं निशात की शादी कहीं और करता, लेकिन नासिर से नहीं करता। ये एक खानदानी मसला था। खैर, मैं तुमसे खुदा के नाम पर एक दरख्वास्त करता हूँ कि गलत फहमियाँ अपने दिल से निकालो और निशात को जिंदगी दो। मेरी औलाद है वो, देखो किस कदर लागिर हो गई है। अगर किसी के दिल में चोर होता अली, तो वो इस तरह से अपने आप को गमज़दा नहीं करता। वो तुमसे मोहब्बत करती है, बिल्कुल एक शरीफ बीवी की तरह। खुदा के लिए उसकी ज़िंदगी को ये रोग मत लगाओ, मर जाएगी मेरी बेटी। कमाल अहमद साहब की आवाज़ भर आ गई। शाहजेब बुरी तरह दुखी हो गया। थोड़ी देर तक वो गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर उसने कहा, मोहतरम, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनिए, और अगर मुमकिन हो तो खुदा के लिए उस पर यकीन कर लीजिए। निशात ने जैसे अपने दिल को थाम लिया। शाहजेब ने मजीद कहना शुरू किया, मेरा भी एक खानदान है, घर है, बहन भाई हैं, भाभियाँ हैं, दादी अम्मा। बहुत अरसे पहले दादी अम्मा ने मुझसे एक बात कही थी। वो पुराने ज़माने की खातून है और अपने कुछ उपकारों ख्याल रखती हैं, लेकिन इससे पहले मैं पुराने लोगों की कहावतों का कायल नहीं था।
दादी अम्मा ने एक बार कहा था, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल पैदा किए हैं। ऐसी बहुत सी रवायतें और कहानियां बुजुर्गों की जुबानी नौजवान नस्ल को पहुंचती हैं और हम उनका मजाक उड़ाकर रह जाते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा अब यह है कि बुजुर्गों की बेशतर बातें सच्ची होती हैं। मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कह रहा हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, और जब मैं उसके हवाले से कुछ कहूँ तो मेरे दिल में खुदा होता है। या अल्लाह, ये फिर वही कहानी गढ़ने जा रहा है। निशात अपनी वालदा से लिपट कर जैसे रूहानसी हो गई। आली की तस्वीर मैं देख चुका हूँ, वह कॉर्नर्स पर रखी हुई है। मैं दावे से कहता हूँ कि मुझ में और उसमें सरे मुंह का फर्क है। मैं आली नहीं हूँ बल्कि उसका हमशक्ल हूँ। आप लोग अगर महसूस कर सकते हैं तो मेरे अंदर कोई तब्दीली महसूस कीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं गलत नहीं कह रहा। मैं अपने हमशक्लों की तलाश में हूँ। एक हमशक्ल मुझसे मिलकर जुदा हो चुका है और दूसरा आली है, जिसके बारे में कोई भी धोखा खा सकता है कि वो मैं हूँ। अब मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ कि इतनी बड़ी और फजूल बात अपनी जुबान से निकालूं। निशात का दिल जैसे हजकोले लेने लगा। आली से निशात का निकाह हुआ होगा। लाजमी बात है कि उसने इजाब कबूल में निशात को अपनी बीवी तस्लीम किया होगा। लेकिन मैं पूरे खुलूस और सच्चाई के साथ निशात को अपनी बहन कह सकता हूँ, अपनी सगी बहन समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं आली नहीं हूँ, मेरा नाम शाहजेब है। ये सब लोग गलत फहमी का शिकार होकर मुझे यहाँ ले आए हैं। बहन, सगी बहन, वो तो उन्हीं दो लफ्जों के शिकंजे में घिरी जा रही थी। उसकी माँ ने उसे खुद से अलग करते हुए उसकी आंखों से आंसू पहुंच डाले, मगर दिल था कि घुटा जा रहा था और सदाएं दे रहा था। नहीं, ये सब गलत है। आली झूठ बोल रहा है, ड्रामा रचा रहा है मुझसे दूर रहने का। इसने मुझे माफ नहीं किया। हाँ, ये ड्रामा कर रहा है। शाहजेब ने एक नजर रोती हुई निशात पर डाली और अपने आप पर जबर करते हुए फिर बोला, क्योंकि अभी तो मौका मिला था उसे अपना आप बयान करने का। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता हूँ और एक शौक के तौर पर अपने हमशक्लों की तलाश में निकला हूँ। मुझे दो हमशक्ल मिल गए हैं, एक दिलावर और एक ये आली, जो खुदा करे आप लोगों को भी मिल जाए और आपके मामलात हमवार हो जाएं। मैंने निशात बहन को बहुत समझाया है, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए। मैंने उन्हें अपने उस कमरे में दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि उन लोगों से दरख्वास्त की है कि निशात को अपने पास सुनाएं, ताकि जब आली आ जाए तो कोई गलत फहमी दरमियान में ना आ सके। कमाल अहमद ने उसको परखती हुई निगाहों से परखा। मैं आपसे बिल्कुल सच्चाई के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मैं आली नहीं हूँ, और दिल से दुआ करता हूँ कि मेरी बहन निशात अपनी मंजिल पा जाए। शाहजेब का हर लफ्ज उन लोगों पर बिजली बनकर गिर रहा था। सबके सब हैरत से उसे देख रहे थे। यही कैफियत कमाल अहमद साहब की भी थी। चंद लम्हात वो पत्थर के बुत बने बैठे रहे, फिर ठंडी सांस लेकर बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो बेटे तुम फरिश्ता हो हमारे लिए। खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर दे। तुम्हारी बात दिल को लगती है। एक दरख्वास्त करें तुमसे। जी जी फरमाइए, शाहजेब ने कहा और सवालिया नजरों से कमाल अहमद को देखने लगा। ना जाने कमाल अहमद क्या कहना चाहते थे। कमाल अहमद के चेहरे पर कशमकश के आसार नजर आते रहे। फिर उन्होंने दूसरे लोगों की तरफ देखा और आंखें बंद करके गर्दन झटकने लगे। फिर बोले, खुदा की कसम जिंदगी में इससे ज्यादा हैरतनाक बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक मेरी जिंदगी का तजुर्बा कहता है, ये सच बोल रहा है। लाजमी अमर है कि ये किसी बहुत ही ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है, नेक और दीनदार घराने से। वरना इस दौर के नौजवान जिस कदर बिगड़े हुए हैं उसका अंदाजा ही लगाना मुश्किल है। लेकिन खैर, उन्होंने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर उसे मुखातिब करते हुए बोले, हाँ तो नौजवान शाहजेब, हम इंसान तुम्हारी इस इंसानियत का क्या सिला दे सकते हैं। दर हकीकत तुमने हमें एक ऐसे अलमिया से बचा लिया है जो शायद हमारी जिंदगी ही ले जाता। क्या नहीं कर सकते थे तुम यहाँ इस घर में, मगर तुमने तो मेरी बच्ची को जिंदा दरगोर होने से बचा लिया। तुम अगर चाहते तो यहाँ की दौलत पर हाथ साफ कर सकते थे, लेकिन साबित ये हुआ है कि अच्छा खून अच्छा ही होता है। खुदावंद आलम तुम्हें इसका भरपूर सिला दे। शाहजेब ने सर उठाते हुए कहा, आप लोगों को इस बात पर यकीन आ गया। अब मेरा यहाँ रुकना क्या मायने रखता है। मैं जिस अंदाज में यहाँ तक पहुँचा था वह बड़ा सनसनीखेज था मेरे लिए, लेकिन जिस तरह ये लोग मेरी तरफ से उलझन का शिकार हो गए तो मेरा दिल चाहा कि इनकी उलझन दूर करूं, और खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया। नहीं, अचानक ही बुजुर्ग खातून रो पड़ी, तुम अभी ना जाओ, ऐसे ना जाओ बेटे, तुम्हारा एहसान होगा हम पर, बड़े गमजदा हैं हम लोग। खुशियां आती हैं इस तरह चली जाती हैं कि इंसान हाथ मलता रह जाता है। थोड़ा वक्त और गुजारो हमारे साथ। शाहजेब ने गर्दन झुका ली। क्या कहता वो उन लोगों से। लेकिन उस दिन के बाद से उसके साथ जो सलूक हुआ वो बड़ा वीआईपी था। हर शख्स उससे प्यार से मिलता और बात करता। शाहजेब को बहुत अच्छा उस वक्त लगा जब एक दिन निशात उसके कमरे में आ गई। मैं आपको भाई नहीं कह सकती क्योंकि आप मेरे शौहर के हमशक्ल हैं,
لیکن میرے دل میں آپ کے لیے جو مقام پیدا ہو گیا ہے وہ گمنام سا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ علی واپس آ جائیں، ان کے دل سے غلط فہمی دور ہو جائے، خدا کرے وہ زندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پیر ہوں نہ درویش، لیکن دلوں میں جو عقیدے ہوتے ہیں وہ انسان کے بڑے کام آتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں نشاد کہ علی واپس آ جائیں اور آپ کے اور ان کے درمیان سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ شاہ زیب نے خوش دلی سے کہا، لیکن اب وہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ اس خاندان میں رہنے کے لیے یہاں تک نہیں آیا تھا۔ یہ وسیع و عریض شہر تھا، زندگی کی ہر شے سے آراستہ، پر رونق سڑکیں، پر رونق بازار، بلند و بالا عمارتیں، سمندر کے ساتھ ساحل، کیا نہیں تھا اس شہر میں۔ زندگی تھی تو رواں دواں ہی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ 7 ہم شکلوں کی تلاش، ایک شاہ زیب، ایک دلاور اور تیسرا علی، چوتھے کہاں ہے؟ بڑے بھائی، اب یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ دادی اماں کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہم شکل 7 سے زیادہ نکل آئیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب انہیں کہاں تلاش کیا جائے۔ دوسری بات وہ یہ سوچتا، ڈاکٹر سلیمان بھائی، کہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اندر سے تو میں اپنے آپ کو بڑا تندرست و توانا محسوس کر رہا ہوں، بلکہ دل چاہتا ہے کہ دیواروں کو پکڑ کر پیٹنا شروع کر دوں۔ کبھی کبھی تو واقعی ایسی ہی کیفیت ہو جاتی۔ پھر سوچتا، لیکن اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں میری تلاش محدود ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ پھر ایک دن شاہ زیب نے کمال احمد سے کہا، میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں میری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک چہرے کا فائدہ اٹھا کر میں پورے خاندان کے ساتھ غلط طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹے، ہمارے لیے تو تم بہت بڑی حیثیت رکھتے ہو۔ پھر بھی جناب، میں نے کہا تو جمال الدین اسی وقت بول پڑے، ہمیں اپنے بارے میں اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ مختصر بتا چکا ہوں کہ میرا ایک اچھے خاندان سے تعلق ہے۔ میری دادی اماں نے ایک بار کہا کہ ہر انسان کے 7 ہم شکل ہوتے ہیں۔ بس میرا دل چاہا کہ میں اپنے ہم شکلوں کو تلاش کروں۔ آپ یقین کریں، مجھے میرے 2 ہم شکل مل گئے۔ علی صاحب مجھے ملے نہیں، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے مجھے علی کا مقام دیا اور جیسے میں نے ان کی تصویر دیکھی تو بڑا مطمئن ہوا ہوں کہ مجھے اپنا تیسرا ہم شکل مل گیا۔ اب چوتھے کی تلاش ہے۔ بڑا عجیب کام ہے بیٹے۔ ویسے ایک بات کہوں، خود کو عملی زندگی میں لاؤ، چھوڑو ان فضولیات کو۔ ہاں کیوں نہیں، بس تھوڑا سا وقت میں نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ تو تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، جمال الدین شیخ صاحب نے کہا، اور میں وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دل میں سوچا تھا کہ ابھی اسی شہر میں آوارہ گردی کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے باہر جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ انہوں نے جاتے ہوئے شاہ زیب کو خاصی رقم دی۔ اس نے بہت انکار کیا اور کہا، یہی تو دکھ کی بات ہے کہ زندگی نامساعد حالات میں گزرے۔ اس کی بات سننے کے بعد جمال الدین شیخ نے کہا، یہ لے جاؤ بیٹے، ہمیں خوشی دے دو، ظاہر ہے تھوڑے دن یہ تمہارا ساتھ دیں گے، تم دوبارہ کون سا ہم سے مانگنے کے لیے آؤ گے؟ لے جاؤ پلیز لے جاؤ۔ شاہ زیب نے وہ رقم رکھ لی، واقعی اس کی ضرورت بھی تھی۔ یہاں سے اس طرح نکل کر کیا کرتا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑا۔ سب سے پہلے سوچا اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ کرنا تو ضروری ہے۔ دل میں خیال آیا کہ رقم تو اب بھی اتنی ہے کہ اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی وقت گزارتا تو مہینہ 15 دن آرام سے گزر جاتے۔ کیوں نہ زندگی کا تھوڑا سا لطف اٹھایا جائے۔ چنانچہ شاہ زیب اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس جو اس نے تیار کر لیا تھا لے کر ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل کا رخ کیا۔ ہوٹل 5 اسٹار تو نہیں تھا لیکن 4 اسٹار ضرور تھا۔ شاہ زیب نے اس میں کمرہ حاصل کیا جو 3ری منزل پر تھا اور اس میں فروکش ہو گیا۔ اس دن پہلی بار رات کو بستر پر لیٹ کر اس نے اپنے ماضی پر غور کیا۔ گھر والوں کو چھوڑ آیا تھا، سارے کے سارے مجھ سے محبت کرتے تھے۔ دادی اماں خاص طور سے مجھے چاہتی تھیں، دونوں بھائی بھی بڑا پیار کرتے تھے اور بھابیاں بھی دل سے چاہتی تھیں۔ پھر اس نے جھنجلا کر سوچا، کیا میں حماقت نہیں کر رہا؟ کیا بلا وجہ در در مارے پھرنے سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ لیکن پھر فوراً ہی ایک خیال اس کے دل میں آیا، اگر واپس گھر چلا جاؤں گا تو میرے بھائی اور ڈاکٹر سلیمان مجھے بدستور کینسر کا مریض قرار دیں گے اور میرا علاج شروع کر دیں گے۔ پھر ڈاکٹر سلیمان کا خیال آتے ہی جیسے وہ پھر جھنجلا گیا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ ڈاکٹر سلیمان پر ہے کہ انہوں نے میری زندگی کا وقت متعین کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بالکل یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ میری زندگی اس قدر مختصر ہے۔ اس کے علاوہ شاہ زیب کو لمحہ بھر کے لیے کجری بھی یاد آئی۔ شاہ زیب کو اس سے عشق نہیں تھا، لیکن جس طرح کی وہ لڑکی تھی اور جیسے اس نے شاہ زیب کی پذیرائی کی، اس نے اس کے دل میں تھوڑا سا گداز ضرور پیدا کر دیا۔ وہ اس سے وعدہ کر کے آیا تھا لیکن جانتا تھا کہ یہ ایک جھوٹا وعدہ ہے۔ ابے کون گھن چکر زندگی کے ان لوازمات سے گزرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پہنچ کر کسی لڑکی کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے؟ انہی سوچوں میں اسے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ اب یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ گہری نیند کس نوعیت کی حامل ہے۔ پھر صبح ہوئی۔ اجالا ایک روشن دان سے باہر آ رہا تھا۔
लेकिन उसके होश और हवास मुकम्मल तौर पर कायम थे। उसे यह अंदाजा हो गया, अरे ये होटल का वो कमरा तो नहीं है जहां मैं सोया था। और इस एहसास ने उसके बदन में चिंगारियां भर दी। ये क्या हुआ? कोई ख्वाब, कोई अनोखा वाकया? क्या है ये सब कुछ? शाहजेब बर्क रफ्तारी से उछल कर बैठ गया। बिलाशुबा ये वो कमरा नहीं था, बल्कि होटल के कमरे ही की तरह एक और शानदार बेडरूम था, जिसमें कीमती तरीन फर्नीचर और पर्दे वगैरह लटके हुए थे। मेरे खुदा, क्या ये दास्ताने अलिफ लैला शुरू हो गई, जिसमें अबुल हसन नामी नौजवान को शाही महल में जागना पड़ा था। वो बिस्तर पर पांव लटका कर लेट गया और गुजरे हुए वाकयात को याद करने लगा। सब कुछ ठीक था, कोई बात जो समझ में आ रही हो। अचानक ही बाजू में हल्की सी चुभन का एहसास हुआ और शाहजेब ने उस पर हाथ रख दिया। एक लम्हे में पता चल गया कि यह चुभन किसी इंजेक्शन की सुई की है। ओह मेरे खुदा, गोया कोई बड़ा घपला हो गया है। उसने उंगली से इंजेक्शन के उस निशान को सहलाया और इधर उधर देखने लगा। फिर अपनी जगह से उठकर टॉयलेट की जाने बढ़ गया। मुंह हाथ वगैरह धोकर अपने आप को संवारा। फिर जब बाहर निकला तो एक हैरत उसकी मुंतजिर थी, लेकिन बेहद खूबसूरत हैरत। गालिबन किसी सफ़ेद फॉर्म मुल्क से ताल्लुक़ रखती थी, या अगर फॉरेनर नहीं थी तो फॉरेनर जैसी थी। शाहजेब चौंक कर उसे देखने लगा तो वो मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट भी बड़ी दिलकश थी। बाल अखरोटी रंग के और बड़े हसीन लग रहे थे उसके चेहरे पर। उसने मुस्कुराती निगाहों से शाहजेब को देखते हुए कहा, हेलो। उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली तो वो आहिस्ता से बोली, मेरा ख्याल था कि तुम मुझे देखकर चौंकोगे ज़रूर मिस्टर डीजल, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इंतहाई ताकतवर एसाब के मालिक हो। जाहिर है डीजल किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, और इस वक्त मैं अपने सामने दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत को पा रही हूँ जिसने कई मुल्कों को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। शाहजेब हैरत में मुब्तला होकर बोला, मैडम मैं बिल्कुल बेहोश होने के मूड में नहीं हूँ। आप बराहे करम ऐसी कोशिश ना कीजिएगा। वो कुछ खजल सा हुआ। डीजल? अरे बाप रे। वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अरे मोहतरमा, मेरे पूरे खानदान में कोई डीजल नामी शख्स नहीं पैदा हुआ। आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपको इज्जत और एहतराम दिया जाए, लेकिन जो कुछ आप कर रही हैं वो मेरी समझ से बाहर है। लड़की के चेहरे पर अफसरदगी के आसार नजर आने लगे। उसने हमदर्दाना निगाहों से शाहजेब को देखा और बोली, हाँ मुझे इस बात का इल्म हो चुका है मेरी जिंदगी, लेकिन कुवान ली, बल्कि ये कहना चाहिए सर्जन कुवान ली ने आपके लिए जो कुछ किया है वो भी दुनिया का बेहतरीन अजूबा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर्जन कुवान ली कहाँ से ताल्लुक़ है उनका? जापानी है यकीनन होगा। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरी माँ तुर्की नज़ाद थी और वालिद का ताल्लुक़ पेरिस से, मेरा मतलब है फ्रांस से था। और ये मिस्टर कुवान ली मेरे उस्ताद मोहतरम। और सही बात तो यह है कि FRO के रूहे रवां। FRO ये क्या चीज़ है? डीजल, अपने जहन पर ज़्यादा जोर मत दो। मिस्टर कुवान ली भी यहीं पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने ही तुम्हारा सुराग लगाया है। अरे बाप रे, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है आपको। मगर एक बात बताइए, ये आप मुझे ले कहाँ आई हैं? तुम्हारे बारे में हमें खबरें जगह जगह से मिलती रही हैं। कुछ अर्सा पहले तुम ईरान में थे। ईरान में जब मेरा मतलब है FRO के नुमाइंदे तुम्हारी तलाश में पहुंचे तो तुम वहां से फरार हो गई। दोबारा तुम्हें मलेशिया में देखा गया। हमने वहां भी तुम्हें हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तुम हाथ नहीं आए। अब मिस्टर कुवान ली को इतला मिली कि तुम पाकिस्तान में हो, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और पूरे शहर में तुम्हें तलाश करते फिरे, लेकिन हमें इसी शहर में तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हुआ था। और थैंक्स गॉड कि तुम हमें एक होटल में नजर आ गई। तुम्हारा ताकुब किया गया और फिर इसके बाद उस होटल में तुम्हें बेहोश किया गया और हम तुम्हें यहाँ ले आए। शाहजेब ये तमाम बातें सुन रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उसके जहन पर बिच्छू ने डंक मारा। डीजल? हाँ डीजल, गोया मेरा चौथा हमशक्ल, जिसके धोखे में ये मुझे यहाँ ले आए हैं। अरे वाह मेरी जान, जिंदा रहो। बड़ी तेजी से मराहिल तय हो रही हैं। वो जैसे खुशी से सरशार हो रहा था। अरे वाह 100%। और इस बार अचानक ही उसने अपने दिल में सोचा, क्या मुझे डीजल बन जाना चाहिए? उसने अपने दिल की आवाज़ सुनी, हाँ क्यों नहीं। ख्वामखा हर एक से अपनी तरदीद करता रहूं कि मैं फुला नहीं फुला हूं और हम शक्लों को रोता फिरता हूं। इस बार इन लोगों की बात ही क्यों ना मान ली जाए। शाहजेब ने लड़की की तरफ देखा तो वो बोली, हाँ मिस्टर कुवान ली ही ने तुम्हारे पहले ऑपरेशन किए थे। हवाई हादसे में आपका सर टुकड़े टुकड़े हो गया। मिस्टर कुवान ली ने तुम पर अपनी पूरी महारत सर्फ कर दी, और ये तो तुम जानते ही हो कि वो दुनिया के माहिर तरीन सर्जन हैं। बल्कि हुकूमत जापान तो उनकी पूजा करती है। लेकिन बाद में ये पता चला कि तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब है और तुम मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर पाए। मिस्टर कुवान ली तुम्हारे लिए कुछ और भी करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद तुम फरार हो गए और उसके बाद हम पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। और एक बार फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगी कि तुम हमें मिल गए। सूरत हाल शाहजेब की समझ में आ गई। चौथा हमशक्ल डीजल, और इस दफ़ा ये हमशक्ल यानी डीजल कोई बहुत ही तोप चीज़ है।
शाहजेब ने दिल में यह फैसला किया, इस बार कुछ अरसे के लिए डीजल बनकर देख लिया जाए। यह फैसला उसके जहन में मुंजमद हो गया और उसने दिल में सोचा, अब मुझे डीजल बन ही जाना चाहिए, मगर इसके लिए अदाकारी जरूरी है। चुनाचे शाहजेब ने खोए खोए अंदाज में उसे देखा और फिर बोला, तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही है, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा। लड़की एकदम खुश होकर शाहजेब के करीब आ गई। एमल हूँ मैं, एमल ब्राउन। हाँ, कुआन ली भी मेरे जहन में आ रहा है। और एमल ब्राउन, ओह माय डियर, मेरी जिंदगी, मेरे प्यार। एमल ब्राउन बेकाबू हो गई और उसने एक लम्हे में शाहजेब पर छापा मारकर उस पर काबू पा लिया। यह उफ्ताद शाहजेब के लिए नहीं थी, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। एमल ब्राउन को उसने जहाँ तक मुमकिन हो सका संभाला। इसमें उसे बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन ये उसने तय कर लिया था कि उस शख्स को ज़रूर तलाश करेगा जिसका नाम डीजल है, और ख़ुद एक अरसे के लिए डीजल बन जाएगा। मिस्टर कुआन ली भी उससे मिले। ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक था ये शख्स, इंतहाई आला दर्जे का सर्जन। पता ये चला कि डीजल FRO नामी जुराइम पेशा तंजीम का एक इंतहाई ख़तरनाक तरीन शख्स था और एक हादसे में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सर्जन कुआन ली ने उसे नई जिंदगी दी। अलबत्ता ये पता चला कि डीजल का जहनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब है और वो अपने आप को पहचान नहीं सका। उन लोगों को उम्मीद थी कि बहुत जल्द डीजल अपनी असल हैसियत में वापस आ जाएगा, लेकिन वो उनके चुंगल से फरार हो गया। ताहम शाहजेब ने यह फैसला किया कि जब तक मुमकिनात में से है वो डीजल बना रहे, और वाकई इस बार उसे लुत्फ़ ही आ गया। एमल ब्राउन उसके साथ साए की तरह चिपकी हुई थी और उस साए ने शाहजेब को बहुत सी अजनबी लज्जतों से रूशनास करा दिया। शाहजेब को अपनी शख्सियत के उस हल्केपन का एहसास था, लेकिन बस वो भी इंसान ही था, कहाँ तक अपने आप को संभाले रखता। फिर इसके बाद मिस्टर कुआन ली उसे जापान ले गए। जापान आकर पता चला कि शेलोजान नामी एक गिरोह से FRO की ज़बरदस्त दुश्मनी चल रही है। एक दूसरे के मेंबर कत्ल होते रहते हैं और एक दूसरे की ताक में रहती हैं। ये बिल्कुल नई दुनिया थी, नई जिंदगी थी। शाहजेब को इसमें लुत्फ़ आने लगा। वो ऐसे माहौल से दो चार हो गया जिसका उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था, लेकिन इंसानी फितरत इसी का नाम है। जुराइम पेशा अफराद के साथ इसमें कोई शक नहीं कि उसका मिजाज नहीं मिलता था, लेकिन जिंदगी से वाकफियत भी कमाल की चीज़ थी। उसे FRO के प्रोग्रामों के बारे में इतला मिलती रहती और ये भी पता चलता रहता कि खुद डीजल का जुर्म की ज़िंदगी में क्या मुकाम था। जब वो उसके बारे में सोचता और अपनी शख्सियत पर गौर करता तो उसके पेट में कहकहे मचल उठते। कैंसर का एक मरीज जिसे डॉक्टर सुलेमान ने सिर्फ 6 माह की जिंदगी दी, एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम की हैसियत से लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ था। और इस दर्द सरी में बहुत से ऐसे हंगामे आए जिन्होंने उसे मौत के करीब से गुजारा, लेकिन यह भी एक दिलचस्प अमल था, खास तौर से इस तस्वुर के साथ कि उसे कैंसर है और कुछ अरसे के बाद उसे मर जाना है। वो अरसा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके करीब करीब ही चल रहा था। अब अलबत्ता ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मराहिल आ गए थे कि वो हैरान रह जाता। इसी हंगामा राई में उसे एक इंतहाई ख़तरनाक औरत पैट्रिशिया से वाकफियत हुई। पैट्रिशिया भी जुराइम पेशा गिरोह की रुकने खास थी और शायद ये गिरोह शेलोजान का ही था। पैट्रिशिया इस कदर ख़तरनाक औरत थी कि बाज़ औक़ात उसके तस्वुर ही से पसीना आने लगता। गालिबन उसे इस बात का इल्म था कि शेलोजान का बदतरीन दुश्मन डीजल है और उसे डीजल पर कंट्रोल दिया गया था कि वो उसकी निगरानी करे। पैट्रिशिया अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी और शाहजेब एक अनोखे अमल से दो चार था। फिर यूं के पैट्रिशिया उसे फ्रांस ले आई। डीजल पर उसने पूरी तरह काबू पाया हुआ था बकौल शाहजेब के, और ये शाहजेब महसूस कर चुका था कि पैट्रिशिया के चुंगल से निकलना आसान काम नहीं। अलबत्ता उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि इसी हंगामा आराई में उसे पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के दूसरे मुल्क देखने का मौका मिला है, और इसके ख्वाब उसने ज़िंदगी में बेशतर देखे थे। चश्मे तस्वुर में वह मुल्क मुल्क घूमा और पेरिस तो उसके लिए ख्वाबों की सरजमीन था। पैट्रिशिया उसे पेरिस लाई और यहाँ उसने बड़े शानदार इलाके में रखा। वो यहाँ आकर बहुत खुश था। जापान भी उसे पसंद आया, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे जो ज़िंदगी मिली वो बड़े कमाल की थी। बहुत ही आला दर्जे की रिहाइश मुहैया की गई, हर तरह की आसानियाँ दी गईं। गालिबन पैट्रिशिया को यह हदायत की गई थी शेलोजान की तरफ से कि डीजल को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार किया जाए, और पैट्रिशिया इसी के लिए काम कर रही थी। वो पेरिस आने के बाद काफ़ी वक्त यहाँ गुजारती रही। अभी शाहजेब ने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी थीं। उसके जहन में पेरिस के बारे में बहुत ज़्यादा तसव्वुरात नहीं थे। तालीम के दौरान उसने पेरिस के बारे में जो कुछ पढ़ा था वो उसके लिए बड़ी दिलचस्पी का हामिल था। गर्ज ये कि वक्त गुजरता रहा, पैट्रिशिया ने उसे बहुत सी जगहों की सैर कराई, और इसके अलावा वो खुद भी एक नौजवान और खूबसूरत थी।
और शाहजेब को एमल ब्राउन ने बहुत सी दुनियावी राजों से रोशनास करा दिया। चुनाचे पैट्रिशिया को एक हद तक उसने इसलिए बर्दाश्त किया कि आने वाले वक्त के लिए उसे बहुत कुछ करना था। उधर एमल ब्राउन और कोआन ली ना जाने कहाँ गायब हो गए। शुरू में शाहजेब ने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन फिर उनका पता नहीं चल सका। ताहम वो ये सोच रहा था, देखें कि ये चौथे हमशक्ल यानी डीजल का मसला कब हल होता है और वो कब उनकी जिंदगी में आता है। फिलहाल वो डीजल ही बना हुआ था। पैट्रिशिया के साथ ये रात एक बहुत ही खूबसूरत जगह गुजरी और दूसरी सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद वो किसी काम से चली गई। शाहजेब यहाँ मुकीम था, लेकिन पेरिस के मुख्तलिफ इलाके देखने की आरज़ू उसके दिल में मचल रही थी। चुनाचे पैट्रिशिया के जाने के बाद वो तैयारियां करके बाहर निकल आया। बाहर एक बावर्दी मुलाजिम मौजूद था। शाहजेब ने उसे कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कार मौजूद है जनाब, मुलाजिम ने मुअद्दब लहजे में कहा। ठीक है, तुम गाड़ी निकाल लो, मैं तैयार हूँ। ड्राइवर ने फौरन ही एक खूबसूरत कार गैराज से बाहर निकाल कर खड़ी की और उसका पिछला दरवाजा खोलकर मुंतजिर निगाहों से शाहजेब को देखने लगा। शाहजेब उसमें बैठकर चल पड़ा। उसे बेपनाह खुशी थी। अरे, ये मसला तो बहुत ही आसान निकला। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। अभी पिछले ही दिन उन्होंने पेरिस के नक्शे को बहुत गौर से देखा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पैट्रिशिया उसे इस तरह तन्हा छोड़कर कहाँ चली गई। हो सकता है ड्राइवर को उसके सिलसिले में हदायत दी जा चुकी हों और ड्राइवर कमबख्त शाहजेब को अपनी आंखों से ओझल न होने दे। लेकिन शाहजेब सोच रहा था, बहुत वक्त इस हंगामा आराई में गुजर गया, अब कुछ अपने तौर पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। पेरिस आया हूं तो कम से कम पेरिस को अच्छे तरीके से क्यों ना देखा जाए। उसके जहन में बहुत सारे तसव्वुरात थे। उसने पेरिस के नक्शे भी देखे। चुनाचे वो ड्राइवर को एफल टावर ले गया। एफल टावर पहुंचकर वो नीचे उतरा और दूर दराज गोशे में जाकर उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्या ड्राइवर उसकी निगरानी कर रहा है। लेकिन ड्राइवर इत्मीनान से खिड़की की तरफ दूसरी जानिब रुख किए बाहर के मनाजिर देख रहा था। शाहजेब को सख्त हैरत हुई। उसे लगा, क्या कुछ और लोग भी हमारी निगरानी पर मामूर हैं? अगर हैं तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चुनाचे उसने फौरन ही एक सड़क अबूर की और एक गुजरती हुई टैक्सी को रोककर उसमें बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर को शाहजेब ने आगे बढ़ने के लिए कहा और टैक्सी उसके इशारे की सिमत चल पड़ी। कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। सख्त हैरत हो रही थी कि आखिर इतनी आसानी से वह पैट्रिशिया के चुंगल से कैसे निकल आया। हालांकि बड़ी तेज और चालाक औरत थी वो, और लम्हा लम्हा शाहजेब से मोहतात रही। डीजल उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था, लेकिन ताज्जुब है, इस वक्त उसने उसे इतनी आसानी से क्यों निकल जाने दिया। वो बार बार पीछे देख रहा था। गाड़ियां तो आ जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसे वो ये समझ लेता कि वो उसकी निगरानी पर मामूर है। अचानक ही उसे उस ड्राइवर का ख्याल आया जिसकी टैक्सी में वो बैठकर जा रहा था। उसने सहमी हुई निगाहों से ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर पुरसुकून चेहरा लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर दराज इलाके में जाकर शाहजेब ने एक सुनसान जगह टैक्सी रुकवाई। उसे थोड़े फासले पर एक कैफे नजर आ रहा था। उसके कदम उसकी जानिब बढ़ गए। कैफे में दाखिल होने के बाद उसने एक गोशे में एक मेज मुंतखिब की और वेटर को कॉफी का ऑर्डर देने के बाद कुर्सी की पुश्त से टिक कर आंखें बंद कर ली और इस सिलसिले में गौर करने लगा। जरा देर के बाद आहट महसूस करके उसने आंखें खोल ली। गालिबन वेटर कॉफी ले आया था, लेकिन उस कमबख्त का लिबास, उस लिबास के निचले हिस्से को देखकर ही शाहजेब के बदन में थरथरी दौड़ गई और उसकी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता उसके लिबास के ऊपर उठती चली गईं। और फिर बुलंदी पर जो चेहरा नजर आया उसे देखकर शाहजेब ने फिर से आंखें बंद कर ली और अपनी खोपड़ी को हथेली से ठोकने लगा। क्या हमाकत है, ये वेटर तो नहीं है। तभी उसके कानों में आवाज उभरी, क्यों जनाब, मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर ली। इस आवाज पर शाहजेब ने फिर आंखें खोल दी। वाकई ये वहम नहीं था, बल्कि जो कुछ था उसके सामने था। हाँ, ये एमल ब्राउन ही थी, हसीन तरीन लड़की, जिसकी दिलकशी नाकाबिले बयान, बस क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। दिल चाहा कि कह लगाने लगे। एक लम्हे के लिए उसका मुंह खुला और फिर बंद हो गया। उधर एमल ब्राउन ने कुर्सी घसीट ली और बैठ गई। फिर वह सरगोशी के अंदाज में बोली, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? क्या तुम ऐसे लोगों में घिरे हुए हो जो तुम्हारी निगरानी कर रही हैं? शाहजेब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें फाड़े उसे घूरता रहा। तब एमल ने किसी कदर बुरा मानने वाले अंदाज में कहा, क्या हो रहा है ये? क्या तुम मुझे देखकर बददिल हो गए हो? क्या वाकई? बोलो, क्या वाकई? उसके लहजे में एक अफसोस भरा अंदाज पैदा हो गया, जैसे ही शाहजेब के रवैये से उसे दिली दुख हुआ हो। अब शाहजेब के लिए संभलना बहुत जरूरी था। चुनाचे वो खामोशी से एमल को घूरता रहा। एमल बेचैन होकर बोली, मैं पूछती हूँ डीजल, तुम्हें क्या हो गया है? मैं उलझ रहा हूँ। तुम यकीन करो, अभी तक मुझे कभी कभी एहसास होने लगता है कि मैं डीजल नहीं हूँ बल्कि कोई और हूँ। अब भी। एमल ने हैरत का इजहार किया। हाँ। एमल के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। फिर वह आहिस्ता से बोली, इसका मतलब है कि कोई उलझन रह गई है?
کوئی تھوڑا سا ایسا احساس، میں اپنے اس احساس کو کوئی لفظ نہیں دے سکتی۔ ویسے اس دوران جو گزری ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ یہ تو میں تمہیں بتا ہی چکی ہوں کہ شلوزان میں دنیا کے بہترین دماغ موجود ہیں اور وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ایف فاروق کو ختم کر دیں۔ ہم لوگوں کو یہ اضافی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر مجھے معاف کرنا ڈیزل، میں یہ محسوس کر رہی ہوں جیسے مجھے دیکھ کر تم کچھ الجھ سے گئے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا۔ ویسے جس طرح سے تم لوگ مجھے چھوڑ کر نکل گئے تھے اس نے ذرا سا مجھے الجھایا ہے۔ میں جانتی ہوں مسٹر کوانلی بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم ڈیزل کو وہ تحفظ نہیں دے سکتے جس کی اسے ضرورت تھی، مگر وہ کہتے تھے کہ ڈیزل ایسی عظیم شخصیت کا مالک ہے کہ اسے قابو میں کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ خیر، میں اور کیا کہوں؟ جو کہو کہہ سکتی ہو۔ ہم جن حالات سے دوچار ہوئے تھے اس میں ہم زندگی میں پہلی بار پولیس کے ہاتھ میں پڑ گئے، اور پولیس ہم سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ نہ جانے کہاں سے اسے کچھ غلط سنگن مل گئی۔ ہمارے یہ خیال تھا کہ ہم پولیس کو مطمئن کر کے خاموشی سے نکل جائیں گے، لیکن جو اطلاعات ہم کو ملی تھی انہوں نے ہمیں خوفزدہ کر دیا اور پھر ہمیں لاک اپ توڑ کر بھاگنا پڑا۔ مسٹر کوانلی کے ہاتھوں 3 پولیس مین ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہزیب نے گہری سانس لی اور کافی کے گھونٹ لیتا رہا۔ ایک لمحے کے بعد ایمل براؤن نے پھر کہا، اور اس کے بعد ہم تمہاری تلاش میں سرگرداں رہے۔ ہمیں پیرس کے ایک انتہائی گندے سے محلے میں قیام کرنا پڑا، اور اس کے بعد ہم تمہاری تلاش میں مصروف رہے۔ ویسے مسٹر کوانلی کو یقین تھا کہ تم اپنا تحفظ بخوبی کر سکو گے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ شلوزان کا سب سے خطرناک آدمی ہلاک ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ جو تمہارے قبضے میں تھے ہمیں نہیں مل سکے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وہ فلم جو اس وقت تمہارے پاس موجود تھی تمہارے قبضے میں ہے یا تمہارے ہاتھ سے نکل گئی؟ ایک لمحے کے لیے شاہزیب کی کھوپڑی گھوم گئی۔ کون سی فلم؟ کیسی فلم؟ کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو؟ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ پیرس کی سیر کے لیے ان دونوں خواتین میں سے کس کا انتخاب مناسب رہے گا؟ پیٹریشیا بھی معمولی لڑکی نہیں، کسی بھی طور ایمل براؤن سے کم ذہانت کی مالک نظر نہیں آتی۔ البتہ شاہزیب نے محسوس کیا کہ ایمل براؤن کچھ بے چین سی ہو گئی ہے۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی، ڈیئر ڈیزل، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم کچھ الجھ سے گئے ہو۔ ہاں ہے تو صحیح، چلو خیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہزیب نے گہری نگاہوں سے ایمل براؤن کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں پیٹریشیا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ لیکن اس بات کا اس نے دل میں اعتراف کیا تھا کہ پیٹریشیا ایمل براؤن سے زیادہ شاطر تھی۔ اب یہ فیصلہ تو بعد میں ہی کیا جا سکتا ہے کہ آگے کیا کیا جائے۔ ویسے اس فلم کا نام کئی بار شاہزیب کے علم میں آ چکا تھا۔ شاہزیب کے فرشتوں کو بھی ایسی کسی فلم کا علم نہیں تھا جس کے لیے 2 خطرناک گروہ آپس میں برسرے پیکار ہوں اور اس فلم کو ڈیزل کی تحویل میں سمجھا جائے۔ باہر طور اب 2 ہی باتیں تھیں، پیٹریشیا شلوزان کی ممبر تھی اور ایمل براؤن ایف فاروق کی۔ ایمل براؤن سے فی الحال دوستی کا مطلب یہ تھا کہ شلوزان سے باقاعدہ پنگا لے لیا جائے۔ خیر، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہزیب نے اسے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں قیام کیے ہوئے ہو؟ ہم نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی ہے اور مسٹر کوانلی وہاں ایک بوڑھے آدمی کی حیثیت سے رہ رہی ہیں، اور میں ان کی بیٹی کے طور پر ان کے ساتھ ہوں۔ پڑوسیوں سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں اور ہونے بھی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ ہم انتہائی سنگین حالات کا شکار ہیں۔ یہاں سے اٹھیں، شاہزیب نے کہا، اور ایمل براؤن نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ ایمل براؤن کے پاس ایک خوبصورت گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پیار بھری نگاہوں سے شاہزیب کو دیکھا اور بولی، کہاں چلیں؟ کلیسائر نوٹر ڈیم، شاہزیب نے جواب دیا، اور وہ تعجب سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ شاہزیب کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ کار چل پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ نوٹر ڈیم پہنچ گئے۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں مجھے ان تمام چیزوں سے بڑی دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں واقعی۔ کافی دیر تک یہ لوگ کلیسائر نوٹر ڈیم کا سفر کرتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد پرانے پیلس کے ایک بوسیدہ علاقے میں پہنچ کر ایمل براؤن نے گاڑی روک دی اور ایک چھوٹے سے خوبصورت کاٹیج کا بٹن دبا دیا۔ جواب میں ایک کانپتے ہوئے بوڑھے نے دروازہ کھول دیا، لیکن شاہزیب کو دیکھتے ہی اس کی جسمانی قوتیں بحال ہو گئیں۔ وہ بہت پھرتی سے دوڑ کر شاہزیب سے لپٹ گیا۔ ایک لمحے کے اندر شاہزیب کو پتہ چل گیا کہ یہ کوانلی ہے اور میک اپ میں ہے۔ کوانلی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے۔ کیسا دھوکہ؟ اس فلم کے حوالے سے تم کیا کہتے ہو؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ فلم کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس خوبصورت کاٹیج میں کئی کمرے تھے۔ کوانلی شاہزیب سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ یہاں قیام بھی کیا جا سکتا تھا اور بہت سی باتیں بہتر انداز میں ہو سکتی تھیں۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور پھر دوسرے معاملات شروع ہو گئے۔ کوانلی نے کہا، تم کہیں جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے بندوبست کر دوں۔ نہیں مسٹر لی، یہ کہیں نہیں جائیں گے، اور اگر یہ جانے کی کوشش بھی کریں گے تو کیا ہم انہیں جانے دیں گے؟
کیوں مائی ڈیئر ڈیزل، کیا تم جانا چاہو گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو میں آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم سے ہمیں جتنے فائدے ہوئے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈیزل بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے لیے، FRO کی ناک سمجھا جاتا ہے وہ۔ خیر، جیسا آپ چاہیں، شاہ زیب نے جواب دیا۔ کافی دیر تک مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ ویسے شاہ زیب محسوس کر رہا تھا کہ مسٹر کوانلی بار بار اس کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ایک بات بتاؤ ڈیزل، یہاں پیرس میں تم کتنا وقت گزارنا چاہتے ہو؟ کوئی خاص نہیں، میرا خیال ہے ہمیں فرانس سے نکل جانا چاہیے، خاص طور سے تمہیں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو ڈنمارک چلے جاؤ، اولبرگ میں تمہیں ہر طرح کی آسانیاں حاصل ہوں گی، میں تمہیں وہاں بھیجنے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ شاہ زیب دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ اس نے دل میں کہا، تقدیر مجھے کہاں کہاں لے جاتی ہے مسٹر کوانلی، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرے دل میں بہت ہی بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے باقی 6 ہمشکل بھی تلاش کر لوں، اور تقدیر مجھے بار بار اس کا موقع دے رہی ہے۔ دلاور اور اس کے بعد علی، جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور اب ڈیزل۔ گویا ہم سب ملا کے ہو گئے 4 اور ابھی 3 باقی ہیں۔ دادی اماں نے کبھی غلط نہیں کہا ہوگا، وہ باقی 3 بھی مل ہی جائیں گے۔ حالانکہ میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ بقول ڈاکٹر سلیمان کے زندگی کے بقیہ دن پورے کرنے سے پہلے میں 7 ہمشکل تلاش کر لوں۔ شاہ زیب نے ڈنمارک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کوانلی بولا، میں نے کہا تھا کہ تمہیں اولبرگ میں ہر طرح کی آسانیاں حاصل ہوں گی۔ جس فلائٹ سے تم سفر کرو گے وہ صبح 10:30 بجے اولبرگ پہنچے گی، اور وہاں پر تمہیں ایک ہوٹل کا نمائندہ مل جائے گا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہوگا جس کا نام بلو مون ہے۔ تم اطمینان سے اس میں قیام کرو گے۔ میں اور ایمل براؤن بھی کچھ وقت کے اندر اندر وہاں پہنچ جائیں گے۔ اپنے مزاج کے مطابق تم جس طرح چاہو وقت گزار سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے تحفظ کا خیال رکھنا۔ کیا یہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی؟ شاہ زیب نے ایمل براؤن کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں، لیکن کوئی بھی انسان بے غرض نہیں ہوتا۔ تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھانا بھی حماقت ہے۔ میں نے ایک ایسا کام تلاش کیا ہے جس کی ابتدا ہمیں ڈنمارک سے کرنا ہوگی، اور اسی لیے میں تمہیں ڈنمارک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کام آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہاں قیام کرنا پڑے گا، اور ہم اپنی معلومات کی تکمیل کرنے کے بعد ڈنمارک پہنچیں گے اور وہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ مائی ڈیئر ڈیزل، FRO تمہاری صلاحیتوں سے ایک اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ مسٹر لی، جیسا آپ پسند کریں، شاہ زیب نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اس رات شاہ زیب کے ذہن پر بڑی سوچیں مسلط تھیں۔ دنیا میں ایسے کم ہی لوگ ہوں گے جن کا کوئی بھرا پورا گھر ہو، بھرا پورا خاندان ہو، اور اس کے بعد ان سب سے کٹ کر وہ زندگی کو خوشگوار انداز میں محسوس کریں۔ شاہ زیب بھی ایک ایسے ہی گھرانے کا فرد تھا، بہن بھائیوں کے درمیان زندگی گزارنے والا، جس پر بھابیاں جان دیتی تھی، اور سب سے بڑی شخصیت دادی اماں کی تھی، جن کی آنکھوں کا وہ خاص طور سے تارا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ انسان کتنا ہی اپنے آپ کو معاملات سے الگ رکھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی ذات سے اگر کچھ ایسی باتیں منسلک کر دی جائیں جو اس کے لیے دکھ یا خوف کا باعث ہوں، تو کسی بھی حیثیت کا مالک ہونے کے باوجود اس کے دل پر ایک اثر ضرور ہوتا ہے۔ شاہ زیب بھی ایسی ایک شخصیت تھی۔ ڈاکٹر سلیمان نے اسے کینسر بتایا اور اس کی عمر مختصر بتا دی۔ ادھر دادی اماں نے ایک انوکھا شوشہ چھوڑا۔ اگر اس کی زندگی عام زندگی ہوتی اور کوئی ایسا تصور اسے منسلک نہ ہوتا، تو شاید وہ کبھی اپنے ہم شکلوں کو تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف نہ ہو جاتا۔ لیکن اب جب یہ احساس دامن گیر ہو گیا ہو کہ زندگی مختصر ہے، تو کیوں نہ اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارا جائے، کیوں نہ اپنے ہم شکل تلاش کیے جائیں۔ اس کے بعد اگر واقعی موت اتنے قریب آ گئی ہے تو پھر اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لیکن ہم شکلوں کی تلاش کا کھیل شاہ زیب کے لیے کافی دلچسپ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس سمیت اب تک 3 ہم شکل سامنے آ چکے ہیں، یعنی وہ خود، دلاور اور علی، اور اب یہ نیا کھیل ڈیزل کا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ ذرا غلط قسم کے لوگوں میں پھنس گیا ہے، یعنی FRO، جو ایک جرائم پیشہ افراد کی بین الاقوامی تنظیم تھی، اور اس تنظیم کے 2 خطرناک رکن، یعنی مسٹر کوانلی اور لڑکی ایمل براؤن۔ اس دوران شیلوز ان کے نمائندے بھی اس پر مسلط ہو گئی، اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں گروہ کافی خطرناک ہیں اور ان کے درمیان شدید جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ کوئی فلم تھی جس کا بھلا شاہ زیب کو کیا علم ہو سکتا تھا۔ لیکن ادھر کوانلی یہ سمجھتا تھا کہ شاہ زیب فلم کے قریب ہے، اور ادھر شیلوز ان کا بھی یہی خیال تھا کہ پیٹریشا نامی اس خطرناک لڑکی نے شاہ زیب پر کافی وقت صرف کیا تھا۔ شاہ زیب کو یہ اندازہ تھا کہ ان دونوں گروہوں کے ٹکراؤ میں کہیں اس پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ ڈیزل کی حیثیت سے وہ بے شک حالات کو برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ ڈیزل کہیں مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائے۔ چنانچہ اب جبکہ ایک بہت ہی دلچسپ اور دلکش کھیل شروع ہو گیا، جس کا اس نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا،
यानी ये कि वो अपने वतन से निकल आया और अब उसे जगह जगह की सियाहत का मौका मिल रहा था, चाहे कैसे ही सही। लेकिन उसे ये सब कुछ बड़ा दिलकश लग रहा था। शाहजेब बचपन से ख्वाब देखता था कि दुनिया गर्दी कर रहा है, जगह जगह जा रहा है और सैर कर रहा है, लेकिन उस ख्वाब को कभी हकीकत का दर्जा मिलेगा ये उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा। और अब दिलचस्प बात यह है कि वो पेरिस में था और उसे आगे बढ़ने के मौके भी मुयस्सर थे। दिल में सोचा कि क्यों ना ऑलबर्ग पहुंचने के बाद इन लोगों के चक्कर से निकल जाए और अपने तौर पर दुनिया देखे। जाहिर है सारे कागजात वगैरह उसके पास मौजूद थे जिनका बंदोबस्त उन्हीं लोगों ने किया, लेकिन इससे आगे का काम तो वो खुद कर सकता था। दिल में यह फैसला करने के बाद वो सो गया। दूसरे दिन तमाम मामूलात से फारिग होने के बाद उसे इतला मिली कि उसे ऑलबर्ग रवाना होने के लिए अब कोई कबाहत नहीं रह गई। तमाम तफसीलात मिस्टर क्वानली ने समझा दी थी। चुनाचे थोड़ी देर तैयारियों के बाद वो ऑलबर्ग रवाना हो गया। उसे बता दिया गया था कि होटल ब्लू मून का नुमाइंदा उससे आकर मिलेगा और उसके लिए क़यामगाह मुंतखब करेगा, लेकिन शाहजेब ने यह फैसला कर लिया था कि उसके चक्कर में नहीं पड़ेगा और वो अपने उस फैसले पर पूरी तरह तैयार था। चुनाचे ऑलबर्ग पहुंचने के बाद जब होटल ब्लू मून का नुमाइंदा उसके पास पहुंचा और उसने उससे सवाल किया कि क्या वो मिस्टर डीजल है, तो शाहजेब ने माजरत के अंदाज में गर्दन हिलाई और नुमाइंदा सॉरी कहकर वहां से आगे बढ़ गया। शाहजेब जानता था कि अगर वह ब्लू मून में क़याम करेगा तो एफआरओ की निगाहों में रहेगा और किसी भी लम्हे वो दोनों बाप बेटी दोबारा फिर उस पर मुसल्लत हो जाएंगे। डेनमार्क तो आ गया था, लेकिन अब ये स्याह की हैसियत से यहाँ वक्त गुजारना चाहता था और उन लम्हात का इंतजार करना चाहता था जो या तो उसे मौत की आगोश में पहुंचा दें या फिर जिंदगी बख्श दें, और वो आगे बढ़कर दूसरे मुल्कों का भी जायजा ले। ये एक बड़ा सवालिया निशान था जिसका जवाब कहीं से भी उसे हासिल नहीं हो सकता था। चुनाचे उसने वहां भी रुकने की बजाय अपने मखसूस अंदाज में सफर शुरू कर दिया और किसी पागल बैल की तरह नाक की सीध में दौड़ पड़ा और नाक की उस सीध ने उसे ओडेंगजे पहुंचा दिया। चंद दिन ओडेंगजे में रहकर कोपनहेगन के बारे में मालूमात हासिल की। फिर उसकी दूसरी मंजिल कोपनहेगन ही थी। कोपनहेगन पहुंचने के लिए एक बस का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार वह हसीन शहर में दाखिल हो गया जिसका लिटरेचर उसने कभी जवानी में पढ़ा था, बल्कि एक बार टेलीविजन पर उसने इस शहर के बारे में तफसीलात भी देखी थी। अमली जिंदगी में तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इन हसीनों जमील चेहरों और मुल्कों की सैर करेगा और कुछ उसे जिंदगी से मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खूबी थी उसकी कि तकदीर ने उसे इस जगह पहुंचा दिया। उसकी अपनी मालूमात के मुताबिक कोपनहेगन किसी ज़माने में एक छोटी सी बंदरगाह थी जिसने आखिरकार एक वसी तजारती मरकज़ की हैसियत हासिल कर ली और ताजरों की बंदरगाह कहलाने लगी। सेंट्रल स्टेशन के साथ ही कोपनहेगन का सदियों पुराना तफरीही पार्क तिवाली था। तिवाली पार्क के सदर दरवाजे पर डेनमार्क का परचम लहरा रहा था और उसके नीचे मुख्तलिफ खिड़कियों के आगे टिकट खरीदने वालों के हजूम लगे हुए थे। तिवाली पार्क के बारे में भी उसने उसी प्रोग्राम में देखा था। चुनाचे उस वक्त उसे अपनी आंखों के सामने देखकर उसे बड़ा सा अजीब महसूस हुआ। टिकट खरीद कर वो बाग में दाखिल हो गया और तकरीबन बाकी वक्त उसने बाग में ही गुजारा। रात के 1:30 बजे वो तिवाली से बाहर आया और टाउन हॉल के पहलू में जाने वाली सड़क आस्ट्रो गेट पर चल पड़ा। यह सड़क कोपनहेगन में खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ है और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मखसूस। इतनी रात होने के बावजूद यहाँ खूब रौनक थी। नाइट क्लबों में होने वाली खौफनाक वारदातों की तस्वीर आवेज़न थी जिन्हें देखकर आंखें शर्म से झुक जाती थीं। वो रुके बगैर आगे बढ़ता रहा। अंदाज़ा ये हो रहा था कि यूरोप के दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ ख़ास तौर से इखलाकी कदरों का कोई गुजर नहीं। होटल और नाइट क्लबों के सामने तमाशाइयों के हजूम थे और वो उन बेहूदगियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे थे। उनमें ज़्यादातर गैर मुल्की तमाशाई थे क्योंकि मुल्की लोग तो इन तमाम चीज़ों के मुस्तकिल तौर पर आदी हो चुके थे। एक बुक स्टॉल के करीब शाहजेब ने एक दुबली पतली जिसामत और लंबे कद के मालिक को देखा जिसकी छोटी छोटी आंखें और मखसूस कदोखाल उसे जापानी नस्ल का कोई बाशिंदा जाहिर करते थे। बारीक सी चोंचनुमा दाढ़ी और बारीक बारीक मूंछों के साथ उसका चेहरा हमाकतों का गहवारा नजर आता। वो इस तरह शर्मा रहा था जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को लाकर बाजार में खड़ा कर दिया गया हो। उसके सामने खड़ी 45 साला सेल्स गर्ल उसे दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। इस मंजर ने शाहजेब की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली और वह तफरीह अंदाज में आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गया। जापानी शख्स को शायद उसकी कुर्बत का एहसास हुआ। उसने पलटकर शाहजेब को देखा और झिंपे हुए से अंदाज में वापसी के लिए मुड़ गया। ना जाने क्यों शाहजेब को इस शख्स में दिलचस्पी महसूस हुई। शाहजेब ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं। ये जुमला शाहजेब ने अंग्रेजी जुबान में अदा किया। वो शख्स झिंपे हुए अंदाज में हंसने लगा, फिर बोला, ये सब कुछ कितना अजीब है, मगर जापान के बारे में भी यही सुना है कि वहाँ ये सब कुछ अजनबी नहीं है।
मुमकिन है, लेकिन मैं कभी जापान नहीं गया। क्या मतलब? मैं कोरिया का बाशिंदा हूँ। मेरा नाम सीजारू है, एडमंड सीजारू। अलबत्ता मेरी माँ जर्मन थी, कोरियन बाशिंदे ने मेरी माँ के साथ शादी करके मुझे जन्म दिया और मेरी शनाख्त ही गुम हो गई। कुछ ऐसा अजीब लहजा था उस शख्स का कि शाहजेब को उससे काफ़ी दिलचस्पी महसूस हुई। मिस्टर सीजारू, शाहजेब बोला तो उसने जल्दी से कहा, मैं ये सब कुछ तन्हा नहीं देख सकता, मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं जानता हूँ इसलिए कि तुम्हारी रगों में थोड़ा सा एशियाई खून मौजूद है। थोड़ा बहुत क्यों, अच्छा खासा कहो। मगर तुमने अपना नाम नहीं बताया दोस्त। ताल्लुक मेरा भी एशिया से ही है। लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बता दो। आओ कहीं बैठकर बातें करती हैं। अब तो रात भी अपने ढलान पर है, उसने कहा और शाहजेब ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। ठीक है आओ। वैसे मेरा नाम शाहजेब है, तुम मुझे शाहू कह सकते हो मिस्टर सीजारू। शाहजेब उसे साथ लिए हुए एक छोटे से रेस्तोरां में जा बैठा। सीजारू ने कॉफी तलब कर ली थी। फिर वो हंसते हुए बोला, यहाँ के नाइट क्लब, माय गॉड, क्या तुमने बाहर लगी तस्वीरें देखी? तुम्हें ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी? नहीं, मैंने ये सब कुछ कम देखा है। वैसे भी मैं इन झगड़ों में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता। मेरी कंपनी ने मुझे एक खास काम से कोपनहेगन भेजा है। उसकी तकमील में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोपनहेगन की तफरीहात में तन्हा तो हिस्सा नहीं ले सकता। वैसे क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता माय डियर मिस्टर शाहू कि हम दोनों दोस्ती कर लें? मैं तफरीहात में गंदगी का कायल नहीं हूँ और तुम भी एशियाई हो। हमारे साथ अच्छी दोस्ती रहेगी। मेरे होटल में मेरे पास डबल रूम है, अगर तुम पसंद करो तो। शाहजेब ने फौरन ही इस दिलचस्प मौका से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया और उसकी दोस्ती कबूल कर ली। सीजारू काफ़ी दिलचस्प आदमी लगता था। कभी कभी उसकी बातों में गहरा फ़लसफ़ा झलकता, जिससे यह एहसास भी होता कि वह बहुत काबिल आदमी है। और कभी कभी उसके अंदाज में ऐसी बचकाना मासूमियत हो जाती कि उसकी शख्सियत मज़का खेज लगने लगती। अलबत्ता ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो गलत आदमी नहीं है। फिर उस वक्त सुबह होने में कुछ ही लम्हात बाकी थे जब शाहजेब उस शख्स के साथ उसके होटल के कमरे में पहुंच गया। डबल रूम बहुत शानदार था। सीजारू ने गुसल खाने की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं बस 2 मिनट में बाहर निकल आता हूँ, उसके बाद तुम गुसल कर लेना। वैसे क्या तुमने यहाँ कोई कमरा नहीं हासिल किया? अभी तक नहीं। तिवाली पार्क की दिलचस्पियों ने मुझे खुद में गुम कर लिया था। मैंने ये सोचा था कि दिन की रोशनी में अपने लिए क्यामगाह तलाश करूँगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ओके, उसने कहा और गुसल खाने में दाखिल हो गया। शाहजेब ने कमरे का जायजा लिया और जूते उतार दिए। फिर जब सीजारू बाथरूम से बाहर आया तो शाहजेब खुद गुसल खाने में दाखिल हो गया। गुसल करने के बाद जब शाहजेब बाहर आया तो सीजारू रूम सर्विस से अपने लिए खाने पीने की चीज़ें मंगवा चुका था। थोड़ी देर के बाद वेटर ने वो चीज़ें लाकर लगा दी। हल्की फुल्की चीज़ें तलब की गई थी क्योंकि रात को वैसे भी खासा खाया पिया गया था। इसके बाद शाहजेब और सीजारू अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और ना जाने शाहजेब को कब नींद आ गई। जागने के वक्त का कोई भी अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन जागा तो सीजारू कमरे में नहीं था। शाहजेब की निगाहें गुसल खाने की तरफ उठ गईं, लेकिन वहाँ भी खामोशी थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था, ना जाने क्यों। शाहजेब के जहन में एक अजीब सा ख्याल आया और उसने फुर्ती से अपने सामान को देखा। उसके कागजात वगैरह और हर चीज़ जूं की तूं थी। चंद लम्हात सोचता रहा, फिर हल्का फुल्का चेहरा वगैरह धोया, बाल संवारे और होटल से बाहर निकल आया। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो पैदल ही सड़क पर चलने लगा, लेकिन अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि चंद अफराद उसके करीब पहुंच गए। उनमें से एक ने शाहजेब की कमर में कोई चीज़ चबोते हुए कहा, बेशक सड़क बेशक भरी पड़ी है, लेकिन अगर साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की नाल से 3 गोलियां निकलकर तुम्हारे दिल में पैवस्त हो जाएं तो जाहिर है तुम लोगों को ये बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे कि तुम पर गोली किसने चलाई। रहे हम लोग तो हम आसानी से मुंतशिर हो जाएंगे, क्योंकि फायर की कोई आवाज़ नहीं होगी। इसलिए लोग उस वक्त ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होंगे जब तुम्हारा खून उबलता हुआ बदन ज़मीन पर तड़प रहा होगा। खासी पुररोब और गरजदार सी आवाज़ थी। जो शख्स भी था अपना लहजा दबा दबा कर बोल रहा था। शाहजेब ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वह बड़ी खतरनाक सी शख्सियत का भूरे चेहरे वाला आदमी था। शाहजेब ने एक लम्हे तक कुछ सोचा और फिर ना जाने कि उसके जहन में एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई। और अगर मैं गोलियों से बचना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ सड़क पार करना होगी, लेकिन खामोशी के साथ। उस शख्स ने भी मुस्कुराते हुए इस तरह दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया जैसे शाहजेब को किसी हसीन लड़की के बारे में बता रहा हो। शाहजेब ने कहा, इतना आसान नुस्खा? वो तो कोई मुश्किल काम नहीं। चुनाचे वो लोग शाहजेब को लेकर सड़क अबूर करने लगे। दूसरी जानिब एक कीमती कार खड़ी हुई थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। वो लोग जो उसे यहाँ तक लेकर आए थे शाहजेब को कार में बिठाकर उसके साथ ही साथ घुस गए। शाहजेब तफरीह ले रहा था।
अब ये लोग उससे क्या चाहते थे ये उसे नहीं मालूम। पिछली सीट पर 4 आदमियों की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो सब किसी न किसी तरह बैठ ही गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शाहजेब का मूड काफी खुशगवार था। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, भाई साहब, जब गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी तो आप लोग मिलकर क्यों बैठ गए? और ये साहब यार, तुम अपनी मोटी सी तोंद को थोड़ा सा पिचका नहीं सकते? शाहजेब के अल्फाज मजाक उड़ाने वाले बेशक थे, लेकिन जिस शख्स से उसने ये बात कही वो भी खासा दिलचस्प और फराग दिल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन करो, मैंने अपनी खुराक आदी कर दी है, लेकिन पता नहीं ये बदन क्यों फूलता जा रहा है। बस थोड़ी देर की बात है। क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम? छोड़ो यार, कोई ऐसी खास बात नहीं। बात खत्म हो गई। ये सफर जितना तकलीफ दे था, शाहजेब को उसका अंदाजा था वो लोग कहाँ जा रहे हैं और उनका आगे का क्या मंसूबा है। दूसरी बात यह कि उसे इस तरह अगवा क्यों किया गया, इसके बारे में भला वो कैसे जान सकता था। सड़कों के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं हो रहा था, क्योंकि कोपनहेगन की सड़कों से वो बिल्कुल वाकिफ नहीं था। कार का सफर तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। फिर वो एक खूबसूरत इमारत में दाखिल हो गई। कार जब रुकी तो उन्होंने शाहजेब को नीचे उतरने के लिए कहा। शाहजेब गहरी गहरी सांसें ले रहा था। चलो आगे बढ़ो, बढ़ने की हिम्मत हो तो बढ़ूं, तुम लोगों ने सैंडविच बनाकर रख दिया है, आगे बढ़ो। दूसरे बददिमाग आदमी ने शाहजेब को पीछे से धक्का दिया और वो औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। वो जिस कमरे में पहुंचाया गया उसे देखकर शाहजेब की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। यह सीजारू था जो एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। शाहजेब को उस पर सख्त गुस्सा आया। कमबख्त का बच्चा जनखों की तरह बुक स्टॉल पर लगी तस्वीरों को देखकर लचक ना रहा होता तो भला शाहजेब उसकी जानिब मुतवज्जा होता? क्या जरूरत पड़ी थी कि इस गधे से दोस्ती गांठी जाती और इसके साथ ही काम करता? लेकिन शाहजेब को ना जाने क्यों इस बात का यकीन हो गया कि शाहजेब की गिरफ्तारी भी उसी गधे के बच्चे की वजह से हुई। कसूर उसका हो गया और खुद शाहजेब फंस गया। गर्ज ये कि शाहजेब को भी एक कुर्सी से बांध दिया गया। वो शख्स जो भारी बदन का मालिक था जरा अच्छे मिजाज का आदमी था, लेकिन बाकी सब खालिस किस्म के जंगली थे। शाहजेब की कुर्सी सीजारू की कुर्सी के बराबर ही थी। जब वो शाहजेब को बांध कर चले गए तो शाहजेब ने गुस्से से कहा, तो ये बात थी। सीजारू ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से सामने देखता रहा। एक बात मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, अगर मुझ पर यह मुसीबत तुम्हारी वजह से टूटी है तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। सीजारू खामोश रहा तो शाहजेब ने अपने बदन को हिलाया, लेकिन जिस तरह उसे बांधा गया था उसकी वजह से उसके हाथ नहीं खुल सकते थे। उसने कहा, अगर मेरा यह हाथ खुल जाता तो कम से कम मैं तेरे आगे के दांत तोड़ देता। उल्लू के पट्टे खामोश बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ कुछ तो बकवास कर। क्या दुश्मनी थी तेरी लोगों से जिन्होंने मुझे भी तेरी मुसीबत में फंसा दिया? सीजारू खामोश बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान साथ न दे रहे हों। हालांकि शाहजेब ने ये अल्फाज अंग्रेजी में कहे थे ताकि वो जो कुछ कह रहा है वो उसकी समझ में आ जाए। उसकी मजीद खामोशी ने शाहजेब को और मुश्तिल कर दिया। वो गुर्राए हुए लहजे में बोला, कम से कम मुझे सूरत हाल से तो आगाह कर दे मनहूस सूरत, ये तो बता दे कि तू है कौन और ये लोग कौन है जो हमें यहाँ लाए हैं। अभी शाहजेब के ये अल्फाज खत्म ही हुए थे कि दरवाज़ा खुला और कुछ अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से 2 तो वही थे जो ज़रा सख्त मिजाज के थे, लेकिन तीसरा आदमी एक नया आदमी था। बिल्कुल हाथी की तरह लंबा चौड़ा ताकतवर नजर आ रहा था। उसके सर के बाल गायब थे और खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम। शाहजेब ने अब गौर से उन लोगों को देखा। काफ़ी खतरनाक लोग नजर आते थे। उनमें 2 का इजाफा और हो गया, लेकिन अचानक ही शाहजेब ने सीजारू के हलक से हल्की हल्की आवाज़ें निकलती हुई महसूस की और चौंक कर उसकी तरफ देखा। सीजारू का चेहरा खौफजदा हो रहा था। आने वाले सीजारू ही की जानिब बढ़े और उसकी बंदिशें खोलने लगे। सीजारू के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी के आसार नजर आए। गालिबन वह समझा था कि उसकी गुलू खुलासी हो गई, लेकिन दूसरा लम्हा उसके लिए इंतहाई सनसनीखेज था। उन्होंने उस पर हमला किया और उसका लिबास तार तार करके उसके बदन से उतार दिया, बल्कि शायद लिबास उतारने के लिए उसे खोला गया था, क्योंकि नंगा करके उन्होंने उसे कुर्सी से दोबारा बांध दिया। और फिर जो कुछ हुआ वो बड़ा सनसनीखेज था। अचानक ही शाहजेब की आंखें बंद हो गईं। हालांकि उस हजारों वोल्ट के बल्ब का रुख शाहजेब के चेहरे की जानिब था, लेकिन शाहजेब को यूं महसूस हुआ जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो, चांदी जैसे चमकते हुए प्याले में। ये इंतहाई ताकतवर बल्ब सहरा की दोपहर में सूरज की मानिंद मालूम हो रहा था और उसके जलते ही कमरे की फिजा में तपिश पैदा हो गई। रोशनी की किरणें रेत के जर्रों की तरह आंखों में चुभ रही थीं और आंखें बंद करने या खुली रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब उनमें से एक ने आहिस्ता से कहा, क्या अब भी तुम अपनी जुबान बंद रखोगे सीजारू? जवाब में सीजारू ने एक निहायत बदबूदार गाली उन्हें दी और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से अपने पाँव से जूता उतार कर झटक दिया। पहला जूता तो बेमकसद रहा, लेकिन दूसरा जूता उस बल्ब में जा लगा और बल्ब एक छनाके के साथ टूट गया।
वो लोग रोशनी से गहरी तारीकी में आ गए, इसलिए वो भी चंद लम्हात के लिए अंधे हो गए। लेकिन चंद ही लम्हों बाद उन्होंने रोशनी कर दी जो कमरे में दूसरे बल्बों की थी, और इसके बाद सीजारू के पांव भी बांध दिए गए। अलबत्ता ये अलग बात थी कि उन्होंने सीजारू की इस हरकत के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब वो उसे घूर रहे थे। इधर कुछ और काम हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उसी तरह का दूसरा बल्ब लाकर प्याले में लगा दिया गया और उसका रुख सीजारू की जानिब कर दिया गया। शाहजेब की जान निकल गई। जो कुछ हुआ था उसने शाहजेब को लर्जा दिया। उसने कहा, दोस्तों, अगर तुम मुझे इस शख्स का साथी समझते हो तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैं एक गैर मुतल्लिक आदमी हूँ। बस पिछली रात मेरी इससे तिवाली में मुलाकात हो गई और वहाँ इसने मुझे अपने साथ रहने की दावत दी। क्योंकि मैंने किसी होटल का इंतखाब नहीं किया था, इसलिए मैं इसके साथ। शाहजेब ने इतना ही कहा था कि उनमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर शाहजेब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और घुराते हुए लहजे में बोला, खामोश रहो। दोबारा मुंह से आवाज निकाली तो इतनी जोर का थप्पड़ था कि शाहजेब के मुंह से खून निकल आया। शाहजेब खामोश हो गया। वह फिर सीजारू की जानिब मुतवज्जा हो गई और उनमें से एक ने कहा, सीजारू, तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए अपनी बहनाई खो बैठेंगी और तुम दोबारा सारी जिंदगी अपनी बहनाई नहीं पा सकोगे। ये बल्ब उस वक्त तक तुम्हारी आंखों के सामने रोशन रहेगा जब तक तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगे। सीजारू ने जुबान खोली और कुछ नई किस्म की गालियां शाहजेब के इल्म में आईं, जो गालिबन जापान की किसी इश्तराक की कैफियत का इजहार करती थीं। लेकिन वो लोग गालियों का बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे और उन्हें सुनकर इस तरह पुरसुकून रहते थे जैसे गालियां उनके कानों के लिए किसी उम्दा किस्म की मौसीकी की हैसियत रखती हों। फिर वो सीजारू से वही गुफ्तगू करने लगे। उसी वक्त शाहजेब ने गुराते हुए कहा, अगर उर्दू में गालियां सुनने का शौक है तो ज़रा मेरी तरफ भी तवज्जो दो। मैं तुम्हें दुनिया की कई ज़ुबानों में गालियां सुना सकता हूँ और उर्दू की गालियां तो बेमिसाल होती हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी कुर्सी का रुख ही तब्दील कर दो। ना जाने क्यों ये बात उनकी समझ में आ गई कि एक की बजाय दो अंधे उनके लिए ज़्यादा सूदमंद नहीं होंगे। चुनाचे उन्होंने अज़राहे करम शाहजेब की कुर्सी का रुख बदल दिया। रोशनी में कमरे की एक एक चीज़ साफ नजर आ रही थी और उन कमबख्तों के भयानक साए दीवारों पर लरज रहे थे। वो सीजारू से एक ही सवाल दोहराते रहे, लेकिन सीजारू ने भी कोई जवाब ना दिया। तब वो उसे वार्निंग देकर वहां से चले गए। लेकिन सीजारू की अजियत का शाहजेब को अच्छी तरह अंदाजा था। वो तेज बल्ब की रोशनी में था और अब उसके पांव भी बंधे हुए थे। गालिबन जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ था वो अपनी जगह फिक्स थी, क्योंकि सीजारू उस कुर्सी को हिला भी नहीं सकता था। वो रुख बदलने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये तेज रोशनी बदले हुए रुख के बावजूद शाहजेब की आंखों को सख्त तकलीफ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद शाहजेब ने कहा, मिस्टर सीजारू, इन लोगों ने मुझे किस सिलसिले में पकड़ लिया है? लेकिन सीजारू उस वक्त किसी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। उसे शदीद अजियत हो रही थी। जब उसने काफ़ी सवालों का जवाब नहीं दिया तो शाहजेब ने खामोशी इख्तियार कर ली। अब सीजारू के हलक से हल्की हल्की कराहें निकल रही थीं। फिर ये कराहें धाड़ों में तब्दील हो गईं। वो बुरी तरह चीखने लगा। वो कह रहा था, हटाओ ये रोशनी मेरी आंखों के सामने से हटाओ, ये रोशनी मेरी निगाहों के सामने से हटा दो। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। शाहजेब ने गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की, लेकिन सूरत नहीं देख सका। अलबत्ता चंद ही लम्हात के बाद उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और फिर वही आवाज़ें उसे सुनाई देने लगीं जो थोड़ी देर कबल कमरे में गूंज रही थीं। सीजारू हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, रोशनी बंद कर दो, खुदा के लिए रोशनी बंद कर दो। अचानक ही कमरा तारीक हो गया, लेकिन एक मध्यम रोशनी जला दी गई ताकि आंखें बिल्कुल ही नाकाराना हो जाएं। शायद वो लोग सीजारू को खोल रहे थे। फिर उनमें से एक की नरम आवाज़ उभरी, सीजारू, तुम्हें पहले ही ये बात मान लेनी चाहिए थी। चलो आओ हमारे साथ। तुम जानते हो कि ये दुश्मनी दोस्ती में भी तब्दील हो सकती है और मेरे साथ कोई रहम नहीं किया जाएगा। शाहजेब ने गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा, लेकिन जवाब में किसी ने एक धौल उसकी गुद्दी पर जमा दी और इसके बाद वो सब बाहर निकल गए। अब तो कुछ कहना ही बेकार लगता था। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। बैठे बैठे शाहजेब को नींद सी आने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद कोई अंदर दाखिल हुआ। बाजू में हल्की सी चुभन महसूस हुई और फिर हवास रुखसत हो गई। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। नमाज बख्शवाने निकले थे, रोजे गले पड़ गए। हम शक्लों की तलाश थी। आखिर क्या करूंगा मैं उन हम शक्लों का? अचार डालूंगा क्या? मिले ना मिले। बिला वजह अपने आप को हमाकतों में मुब्तला कर लिया, लेकिन क्या करता। घर में रहता तो डॉक्टर सुलेमान पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करता। शाहजेब ये तमाम बातें सोच रहा था। फिर बिला वजह ही उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत उभरी। जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। वो ये कि दुनिया देखने का मौका मिल रहा है और वो भी बिला मुआवजा। अपनी तरफ से कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही। ना पासपोर्ट बनवाया, ना वीज़ा लिया और कहां से कहां पहुंच गया। शाहजेब ने वाकई बहुत कुछ देख लिया था। चुनाचे अब कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब जो होगा देखा जाएगा। ये बातें उसने आलमे होश में सोची थीं, लेकिन आलमे होश में जब अपनी कैफियत का एहसास हुआ तो शाहजेब चौंक पड़ा।
उसे याद आ गया कि उसके बाजू में चुभन हुई थी। यकीनी तौर पर कोई इंजेक्शन लगाया गया जिसने उसे बेहोश कर दिया, और अब वो होश में आया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो एक लड़की नजर आई। शक्ल ही से हमन्नक लग रही थी। वह थोड़ी दोनों हाथों पर टिकाए बैठी शाहजेब की सूरत देख रही थी। शाहजेब ने जोर से आंखें भींची और सर झटकने लगा तो अचानक ही उसे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वही लड़की हंसी थी। शाहजेब ने चौंक कर उसे देखा तो वो बोली, गालिबन तुम होश में आने की कोशिश कर रहे हो। शाहजेब संभल कर बैठ गया। उसे अपने अकब से आवाज़ें उभरती हुई महसूस हो रही थीं। तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई होटल है, बल्कि होटल का डाइनिंग हॉल, क्योंकि बेशुमार लोग मेज़ों पर बैठे खाने पीने की चीज़ें सर्व कर रहे थे। तब उसे अपना एहसास हुआ वो खुद भी तो एक कुर्सी पर बैठा था, जबकि वो लड़की, जो एक अहमक और बेवकूफ़ सी लड़की, उसे मुसलसल घूरे जा रही थी। शाहजेब दंग रह गया। उन लोगों ने ये क्या तमाशा किया है? उसे सीजारू याद आया जो होटल के कमरे में था। शाहजेब का तमाम सामान उसी के पास था, चुनाचे वो सामान छोड़कर नहीं भाग सकता था। उसने दिल में फैसला किया कि कम से कम उस होटल जाकर वहां से सामान तो हासिल कर लेना चाहिए। अचानक ही लड़की की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या बात है, तुम्हारा नशा टूट गया क्या? नशा? शाहजेब ने बौखलाए हुए अंदाज में सवाल किया तो लड़की बेवकूफ़ों के अंदाज में हंस पड़ी। शाहजेब हैरानी से उसकी सूरत देख रहा था। फिर उसने बिलबिलाए हुए लहजे में कहा, यूं करो कि तुम बेवकूफ़ों की तरह इसी तरह हंसती रहो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ये कहकर शाहजेब अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ गया। बज़ाहिर उसका रुख बाथरूम की तरफ था, लेकिन इसके साथ ही उसने नकाशी का वो दरवाज़ा भी देख लिया था जहाँ से लोग आ जा रहे थे। चुनाचे बाथरूम में दाखिल होने की बजाय वो तेज़ रफ्तारी से उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और एक पतली सी गली में निकल आया। गालिबन ये उस रेस्तोरां में दाखिल होने का अकबी दरवाज़ा था। गली को उसने दौड़कर अबूर किया और एक सड़क पर पहुंच गया। फिर वो पैदल चल पड़ा। काफ़ी फासले पर चलने के बाद उसे एक टैक्सी नजर आई तो उसने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया और उसमें बैठकर ड्राइवर को उस जगह का पता बता दिया जहाँ सीजारू मुकीम था। लेकिन ड्राइवर ने हैरानी से उसकी सूरत देखी और फिर बेख्तियार ही मुस्कुरा पड़ा। ये लोग बार बार क्यों मुस्कुरा रही हैं? उसने सोचा और ड्राइवर से कहा, क्या हुआ भाई? सर, आपने जिस होटल का पता बताया है उसी के दरवाजे पर तो खड़े हुए हैं। शाहजेब हैरान रह गया। फिर उसने पलटकर उस होटल को देखा। इस तरफ का इलाका उसने नहीं देखा था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि ये वही होटल है और इसके बाद वह वापस चल पड़ा। उसे अपनी इस हमाकत पर हंसी आ रही थी। गौर तो कर लेना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों में फंस गया था वो वाकई कमाल के लोग थे। उसने सोचा, सीजारू के कमरे से अपने कागजात और सामान लेकर खामोशी से निकल जाऊंगा। कोपनहेगन में रुकना जरूरी तो नहीं, कोई भी जगह मेरे लिए बेहतर हो सकती है, लेकिन फिलहाल डेनमार्क से निकलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। उसने कमरे के दरवाजे में चाबी लगाई ही थी कि अचानक ही उसे पीछे से कदमों की आवाजें सुनाई दी। पलट कर देखा तो जान निकल गई। पुलिस की वर्दी में कई अफराद नजर आ रहे थे और वो उसी की तरफ आ रहे थे। शाहजेब का दिल चाहा कि यहाँ से दौड़ लगा दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता था क्योंकि वो लोग अभी ज्यादा फासले पर नहीं थे। चुनाचे वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन कमरे के दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि पुलिस वाले भी धंधनाते हुए अंदर दाखिल हो गए और शाहजेब धुंधलाई हुई आंखों से उन्हें देखने लगा। एक गिद्ध जैसी आंखों वाला चालाक पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा था जो शायद आंखों ही आंखों में शाहजेब को फांसी दे रहा था। शाहजेब ने घूरती हुई निगाहों से पुलिस वाले को देखा तो पुलिस ऑफिसर ने अपना शनाख्ती कार्ड निकालकर शाहजेब के सामने कर दिया। जी सर, फरमाइए। असल में तुमसे तुम्हारे पार्टनर सीजारू के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। खैरियत? सीजारू मेरा दोस्त है, हम दोनों का एक साथ क्याम था। आप बताइए, आप क्या मालूम करना चाहते हैं? वो एक इंतहाई शरीफ, नेक नफ्स और शर्मीला आदमी है। उम्र रसीदा होने के बावजूद उसकी फितरत में कोई खामी नहीं है जिसे मुआशरे का मुजरिम कहा जा सके। और फरमाइए। शाहजेब ने कहा तो पुलिस वाला बोला, बड़ी अच्छी तकरीर कर लेते हो तुम, लेकिन अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारे दोस्त को किसी ने कत्ल कर दिया है तो तुम्हारी कैफियत क्या होगी? पुलिस ऑफिसर ने तमस्खराना लहजे में कहा और शाहजेब चौंक पड़ा। उसने ताज्जुब भरी निगाहों से पुलिस ऑफिसर को देखा तो पुलिस ऑफिसर बोला, हाँ, पुल मेलोडी के नीचे उसकी लाश मिली है। उसे कत्ल करके पुल से नीचे फेंक दिया गया या फिर उसकी मौत पानी में गिरने की वजह से वाक़ई हुई। फिर पानी की लहरों ने उसे किनारे पर ला फेंका। उसकी जेब से कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिनसे पता चला है कि वो इस होटल में मुकीम था और उसका नाम सीजारू था। होटल से हमें पता चला कि तुम भी उसके साथ ही रहते हो। हमें उसकी मौत की तफसीलात दरकार हैं। इंस्पेक्टर की आंखों से शुबा झलक रहा था। अचानक ही शाहजेब ने सिसकियां लेना शुरू कर दी। उसने फौरन एक कहानी गढ़कर सुना दी। उसने पुलिस को बताया कि सीजारू उसका दोस्त और सरपरस्त था जिसने उसे बचपन ही से सहारा दिया। उसने इंस्पेक्टर को यही बताया कि वो एक कारोबारी सिलसिले में यहाँ आया था और हम दोनों अलग अलग सियाहत कर रहे थे। सीजारू को शाहजेब अपना बुजुर्ग ही समझता। इंस्पेक्टर ने नर्म लहजे में उसे बताया,
کہ سیزارو کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں موجود ہے، اور اگر تم چاہو تو لاش پوسٹ مارٹم کے بعد تمہارے حوالے کی جا سکتی ہے۔ شاہ زیب نے فوراً ہی جان چھڑائی، لیکن مجبور ہو گیا تھا کہ انسپیکٹر کے ساتھ ہسپتال جائے۔ یہاں سیزارو کی لاش موجود تھی۔ لاش بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ انسپیکٹر نے بعد میں شاہ زیب کو پولیس اسٹیشن لے جا کر شاہ زیب کا بیان لکھا اور اس کے بعد اس سے وعدہ کیا کہ لاش کے سلسلے میں وہ اسے اس کے ہوٹل ٹیلی فون کر دے گا تاکہ وہ لاش ہسپتال میں سے حاصل کر سکے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے کاغذات اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ یہی شکر ہے کہ کاغذات پولیس نے لے جانے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے بعد اگر وہ یہاں رکتا تو اس سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں تھا۔ ارے باپ رے باپ، کہیں کوئی ایسی صورتحال نہ پیش آ جائے کہ جان کے لالے پڑ جائیں، ہم شکلوں کی تلاش میں نکلنا عذاب نہ بن جائے۔ ابھی وہ یہی سوچتا ہوا سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ ایک کار اسے اپنے سامنے رکتی ہوئی نظر آئی، اور یہ کار پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ وہی کار تھی جس میں اسے اغوا کر کے لے جایا گیا۔ پاس سے ایک ٹیکسی گزر رہی تھی۔ وہ لپک کر ٹیکسی میں بیٹھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نیگرو نسل کا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھا تو شاہ زیب نے آہستہ سے کہا، اس کار کا پیچھا کرنا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ غالباً اس طرح کے کام اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، اور اس کے بعد ٹیکسی اس کار کے پیچھے لگ گئی۔ وہ لوگ بڑی افراتفری میں تھے اور سگنل اور ٹریفک کے قوانین کی پرواہ کیے بغیر چلے جا رہے تھے۔ کار کئی بار نگاہوں سے ادھر ادھر ہوئی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور ہوشیار تھا۔ اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ حالانکہ اس دوران شاہ زیب پر جو کچھ بیت چکی تھی وہ کافی خطرناک اور مشکل تھی، لیکن شاہ زیب کی فطرت میں ایک عجیب سا انداز پیدا ہو گیا۔ اس طرح سے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اب موت اس کے آگے آگے تھی اور وہ اس کے پیچھے، یعنی وہ موت کا تعاقب کر رہا تھا۔ آخر کار آگے جانے والی گاڑی ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور ٹیکسی بھی رک گئی۔ کیا کرنا ہے سر؟ انتظار، شاہ زیب نے کہا اور کچھ کرنسی نوٹ نکال کر ڈرائیور کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ اتنی مالیت کے نوٹ تھے کہ اس کے بعد ڈرائیور کو شاہ زیب سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اس نے اطمینان سے اپنے سر پر پہنا ہوا کیپ اپنے چہرے پر ڈھک لیا اور بولا، جب بھی میری ضرورت ہو سر، صرف انگلی سے آہستہ سے کھٹکا دیجیے۔ کار وہیں کھڑی ہوئی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے فوراً ہی شاہ زیب کے اشارے پر ٹیکسی اس طرح آگے بڑھا دی کہ خود شاہ زیب حیران رہ گیا۔ ایک بار پھر کار ایک جگہ رکی اور ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ شاہ زیب انتظار کرتا رہا۔ پھر جب اسے تھکن سی ہونے لگی تو نیچے اترا اور اپنی کار سے آگے بڑھ کر ٹہلتا ہوا اس کار کے قریب پہنچ گیا۔ آگے والی کار کا ڈرائیور اطمینان سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شاہ زیب نے پھرتی سے اس کے برابر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور کی جیب سے پستول نکال لیا۔ شاہ زیب نے وہ پستول اس کی پیشانی سے لگاتے ہوئے کہا، اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کار کے خوبصورت کور تمہارے خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ تم؟ اس کے منہ سے آواز نکلی۔ ہاں، چلو گاڑی سٹارٹ کرو اور آگے چلو، تھوڑا سا آگے بڑھ کر بات کروں گا۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر لرز رہے تھے۔ شاہ زیب سڑک کے دونوں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک ویران سڑک پر پہنچ گئی تو شاہ زیب نے ڈرائیور سے کار ایک طرف روکنے کے لیے کہا اور ڈرائیور نے کار روک دی۔ یقیناً تم مجھے پہچان گئے ہوگے، مجھے تمہارے ساتھ ہی اغوا کیا گیا تھا۔ ڈرائیور سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو شاہ زیب بولا، تمہارے اور بھی ساتھی تھے؟ اگر تم نے سچ بولا تو ممکن ہے تمہاری جان بچ جائے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ڈین، ڈرائیور نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، پھر بولا، مگر میں تو سر صرف ایک ڈرائیور ہوں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف اس کا جواب دو۔ جی فرمائیے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے پستول کی طرف دیکھا۔ سیزارو سے تم کیا معلوم کرنا چاہتے تھے؟ کون سیزارو؟ وہ جو میرے ساتھ ہوٹل میں تھا اور جب مجھے اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا تو وہ وہاں موجود تھا۔ سر میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ دیکھو، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر تم موت کا مزہ چکھنا ہی چاہتے ہو تو مجھے اس پر اعتراض نہیں۔ آپ یقین کیجئے سر، میں بالکل بے قصور ہوں، میں صرف ڈرائیور ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ شاہ زیب گہری نگاہوں سے ڈرائیور کا جائزہ لیتا رہا۔ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ شاہ زیب کو اپنے آپ پر ہنسی آ گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وقت اور حالات نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، ایک اچھا خاصا گھریلو قسم کا نوجوان، لوگوں سے محبت کرنے والا، لیکن وقت نے بھی تو اسے نہ جانے کیسے کیسے چکر دیے۔ اچانک ہی پیچھے سے کسی کار کے بریکوں کی چرچراہٹ سنائی دی اور شاہ زیب اچھل پڑا۔ یہ نیلے رنگ کی ایک خوبصورت کار تھی جس کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی باہر نکل آئی۔ خاصی سمارٹ نظر آ رہی تھی، قد و خال دلکش تھے۔ پتہ نہیں کیوں شاہ زیب کو یہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ لڑکی فوراً ہی اس کار کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیچے اترو۔ لڑکی کی ہرائی ہوئی آواز سنائی دی اور شاہ زیب نے اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ننھے سے پستول کو دیکھا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر پستول کی نال ڈرائیور کی پیشانی پر رکھ دی اور دوسرے لمحے اس نے ہینڈل سے دروازہ کھولا اور ڈرائیور کا گریبان پکڑ کر
उसे पूरी कुव्वत से बाहर खींच लिया। ड्राइवर औंधे मुंह नीचे आ पड़ा। पिस्तौल शाहजेब के हाथ में भी था, लेकिन उसने पिस्तौल खामोशी से नीचे कर लिया। अलबत्ता लड़की ने जिस अंदाज में ड्राइवर को नीचे खींचा था, उससे अंदाजा होता था कि वो कोई मामूली शख्सियत नहीं। गौर से देखा तो उसके चेहरे से अजीब सी सफाकी टपक रही थी। पता नहीं कौन है। शाहजेब उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। दूसरे लम्हे उसने ड्राइवर को ठोकरें मारकर सीधा कर दिया और पिस्तौल उसकी पेशानी पर रखकर उसकी जेबों की तलाशी लेने लगी। उसने झुककर अपना एक घुटना ड्राइवर के सीने पर रख दिया और ड्राइवर बिल्कुल साकित था। लड़की ने उसके बगली हॉलिस्टर को चेक किया, लेकिन ड्राइवर का पिस्तौल तो अब शाहजेब के पास था। शाहजेब ने बदस्तूर पिस्तौल पोशीदा रखा। वो जानना चाहता था कि लड़की कौन है। एक बार फिर लड़की ने ड्राइवर को गिरबान से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसे धक्का देकर अपनी कार की जानिब बढ़ने लगी। फिर उसने ड्राइवर को अपनी कार की सीट पर बिठाया और खुद स्टीयरिंग पर बैठ गई। पिस्तौल का रुख उसने बड़ी एहतियात के साथ ड्राइवर की जानिब ही रखा। चंद लम्हों के बाद कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई, लेकिन शाहजेब को शदीद हैरत थी। लड़की ने इस दौरान उसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। शाहजेब चाहता तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन बिला वजह किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। अचानक ही शाहजेब को होश आया और दूसरे लम्हे वो उछलकर उस कार में जा बैठा जो उन लोगों की थी। कार के इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। उसने फुर्ती से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और इस रफ्तार से उसे ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ा कि चंद ही लम्हों बाद उसने उस कार को देख लिया। वो बर्क रफ्तारी से आगे जा रही थी। असल में सड़क बिल्कुल सुनसान थी और कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे उनके रास्ते रुकते। लग रहा था कि शहर पीछे रह गया है। सामने एक मैदान नजर आ रहा था जहां से शहर भर का कूड़ा करकट लाकर फेंका जाता था। खाली बोतलों से लेकर टूटी फूटी कारों के ढांचे, काठ कबाड़, शीशों के टुकड़े और ना जाने क्या क्या। पता नहीं लड़की इस तरफ क्यों आई थी। आखिरकार लड़की ने एक जगह कार रोकी। पता नहीं उसे इस ताक्कुब का अंदाजा था या नहीं, लेकिन वो इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। शाहजेब ने अपनी कार उससे थोड़े फासले पर रोकी। अब उसने पिस्तौल वाला हाथ सीधा कर लिया। वो पिस्तौल लेकर वहां पहुंच गया। लड़की ने दरवाजा खोलकर ड्राइवर से नीचे उतरने के लिए कहा। पता नहीं क्या हो गया था उसे। अब भी उसने शाहजेब की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उसका रुख ड्राइवर ही की तरफ था। ड्राइवर की हालत काफी खराब नजर आ रही थी। लड़की ने कहा, बेहतर यह है कि तुम अपनी जुबान खोल दो। आप यकीन करें मिस, मैं कुछ नहीं जानता। अभी वो साहब भी मुझसे इसी बारे में पूछ रहे थे। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो बस ड्राइवर हूँ, वो क्या करते हैं। मुझे इससे कभी कोई सरोकार नहीं रहा। गहरी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर उसने कहा, उन तीनों के नाम बताओ, क्या ये भी नहीं जानते तुम। ड्राइवर ने तीनों के नाम दोहरा दिए। लड़की का चेहरा आग की तरह सुलग रहा था। यूं लगता था जैसे वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने उसे कत्ल क्यों किया। वो मिस्टर सिजारू के किसी मिशन के मुखालिफ थे और उनकी सरगर्मियों को रोकना चाहते थे। अब वो कहाँ हैं, मैं नहीं जानता। मैंने उन्हें उस इमारत में छोड़ा था और वहीं से उन्हें लेना था, लेकिन वो साहब। उसने शाहजेब की तरफ इशारा किया और लड़की की निगाहें उस तरफ उठ गईं। अलबत्ता ड्राइवर काम दिखा गया। जैसे ही लड़की की निगाहें शाहजेब की जानिब उठी, ड्राइवर ने एक लंबी छलांग लगाई। उसकी ये हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। लड़की एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, लेकिन दूसरे लम्हे उसने भी ड्राइवर के पीछे छलांग लगा दी। ड्राइवर काफी आगे निकल चुका था, लेकिन लड़की बहुत ही शफाक थी। उसने पिस्तौल सीधा किया और ड्राइवर के सर का निशाना लेकर गोली चला दी। इसके बाद उसने पै दर पै कई फायर किए और पिस्तौल खाली कर दिया। पता नहीं क्या ताल्लुक था। लड़की की आंखों से खून टपक रहा था। वो दौड़कर ड्राइवर के करीब पहुंच गई और उसे देखती रही। इस बार भी उसने शाहजेब की तरफ तवज्जो नहीं दी, जैसे उसके वजूद को तस्लीम ही ना करती हो। ड्राइवर चंद ही लम्हों में दम तोड़ चुका था। अलबत्ता शाहजेब अब बहुत ज्यादा खुशफहमी में नहीं था। लड़की यकीनन उसकी जानिब मुतवज्जा हो गई। वो वाकई फिर पलटी। अलबत्ता शाहजेब ने महसूस किया कि वो लंगड़ा रही है। तब उसकी निगाह उसकी पिंडली पर पड़ी जो जख्मी थी। शाहजेब ने एक लम्हे में फैसला किया कि उसे क्या करना है। वह फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने जेब से रुमाल निकाला और लड़की के करीब पहुंच गया। उसने लड़की की पिंडली की तरफ इशारा करते हुए कहा, खून बह रहा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पर रुमाल कस दूं। लड़की ने दोनों शाने हिलाए तो शाहजेब नीचे बैठ गया। उसने लड़की के जख्म पर रुमाल कस दिया। जख्म काफी गहरा था और खून बुरी तरह बह रहा था। शाहजेब ने कहा, अपनी कार की चाबी मुझे दे दो। ये उन लोगों की कार है, तुमने अपनी आंखों से देख लिया था। इसे यहीं छोड़ना बेहतर होगा। तुम्हारे पाँव की बैंडेज होना जरूरी है। लड़की ने गहरी निगाहों से शाहजेब को देखा। शाहजेब ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपना सारा बोझ शाहजेब के ऊपर डाल दिया। गोया उसे यकीन था कि शाहजेब जो कोई भी है उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कार के करीब पहुंच गया। फिर उसने एहतियात से ड्राइविंग सीट के बराबर का दरवाज़ा खोला और लड़की को अंदर बिठा दिया। इसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी।
شہر کے ایک مخصوص حصے میں پہنچ کر لڑکی نے کہا وہ اس طرف ہسپتال ہے، پلیز گاڑی اس طرف لے چلو۔ شاہ زیب نے خاموشی سے گاڑی ہسپتال کی جانب موڑ دی۔ پھر ہسپتال کے خصوصی شعبے میں لڑکی کی بینڈیج کرائی گئی۔ شاہ زیب نے ڈاکٹر کو کہا اتفاقیہ طور پر ایک تیز دھار شیشے سے پاؤں ٹکرا گیا جس سے یہ گہرا زخم آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے لڑکی کے معائنے کے بعد بتایا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نقاہت ہو گئی ہے، بہتر ہے یہاں 1 گھنٹہ آرام کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمرے کے بارے میں تفصیلات بتا دی تھیں۔ شاہ زیب بدستور لڑکی کے ساتھ تھا۔ یہ نیا کھیل اسے بے حد دلچسپ معلوم ہو رہا تھا۔